आप देखो मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, 1 फरवरी शुरू हो ही गया है, तो आज तो सबसे पहले ट्राई ये करना कि सब बजट की स्पीच सुन लेना, एक आइडिया लग जाएगा ओवरऑल गवर्नमेंट क्या कर रही है साल भर। और अब की बार सबसे बड़ी बात फ़ायदा है कि अब की बार इकोनॉमी सर्वे आया नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने भाई एक इंडियन इकोनॉमी रिव्यू करके निकाला है, ठीक है, तो वो एक बार देख लेना, ठीक है। मोटा मोटा तौर पे ज़्यादा पेज का भी नहीं है वो, तो उससे एक आइडिया मतलब इकोनॉमी में कुछ कुछ क्वेश्चनों का आइडिया लग जाएगा। और बजट का जो ब्रीफ, बजट ज़रूर सुनना, ट्राई करना कि सब लोग बजट तो ज़रूर सुनना। और इकोनॉमी द इंडियन इकोनॉमी रिव्यू करके आया है तो उसको ज़रूर एक बार ज़रूर देख लेना, उसी का आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रखो कि जैसे इकोनॉमी वाले क्वेश्चन है, मोस्टली प्रोबेबली है कि चांसेस है कि वो इधर से आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। एक तो एनसीईआरटी 4-5 क्वेश्चन डेली हर साल आते हैं। दूसरा ये रहता है कि इकोनॉमी सर्वे और ये बजट वजट से एक आइडिया लग जाता है, क्वेश्चन सोल्व हो जाता है उससे, क्योंकि जो स्कीम है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, और आपके यार स्कीम से क्वेश्चन आएगा अच्छा खासा, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना। जैसे वो हम कौन सा वो मेरा देश मेरा पार्टी अभियान था, वो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। और अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा बहुत ज़्यादा चल रहा है। अरे एक वो सोलर वाला जो चला था जिस दिन वो राम मंदिर का हुआ था, तो ये इकोनॉमी वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इन पर थोड़ा ध्यान रखना। हाँ बोलो ना कि ना। ये सारे टॉपिक्स ना सर योजना मैगजीन में हाँ बहुत अच्छे से बहुत आसान तरीके से दे रखे हैं। तो 100% चांस है, मैं बता रहा हूँ ना, क्वेश्चन 100% आएगा इनसे, ठीक है। और अभी जो याद रखना कि अब जो भी घटनाक्रम होने वाला, जैसे इंटरिम बजट अब की बात, तो थोड़ा देख लेना, क्योंकि एक बार 2013-14 में क्वेश्चन पूछा भी था यूपीएससी ने, ठीक है। तो चांसेज है बनने का, ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन मिले पढ़ने को, वो थोड़ा बजट वाला पार्ट अच्छे से, क्योंकि इंटरिम बजट है तो नॉर्मल बजट तो होता नहीं है, इसमें गवर्नमेंट वो नहीं देती है क्या होगा क्या सारी चीज़ें, क्योंकि जुलाई में जब दोबारा ये सरकार चुन के आएगी तो फिर दोबारा फिर से बजट आता है, तो उसमें फिर सारी चीज़ें होती है। तो वही चीज़ एक याद रखना, एक बजट और आएगी फाइनल। वो बाद में आती है जब ये सरकार चुन के आएगी, तब जुलाई में आएगी मोस्टली, या मई से पहले एग्ज़ाम करो, ये चुनाव करवा देंगे, 100% है। अभी जैसे फाइनल हो ही गया, अभी करवाएंगे चुनाव, ठीक है। तो एक तो इकोनॉमी का मैं फिर बार बता रहा हूँ, एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पढ़ना, और वो जो रही हुई क्लासेज जो मैं करवाऊंगा, जैसे मेरी इधर क्लासेज कंप्लीट हो जाएगी मैं करवा दूंगा वो क्लासेज, ज़्यादा क्लासेज है नहीं, 12 क्लास अपन कहिए थे ना उधर, तो लगभग ये मान के चलो कि 12-13 क्लास मैक्सिमम लगेगा उसमें, 12-13 भी नहीं लगेगा। तो एक बार वो नोट्स और एनसीईआरटी, ठीक है, और उसके अलावा कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बस वो इकोनॉमी वाले सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और रही दूसरी बात, एक बार याद रखना कि आर्ट एंड कल्चर का क्या इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, तो थोड़ा, अरे इसमें बजट स्पीच में जिन जिन बातों के बारे में बता रही हो, जैसे स्पोर्ट्स के बारे में बताइए, एशियन गेम्स इनके बारे में, और कोई चीज़ और स्पेशली मेंशन कर रही है, तो वो चीज़ यार कहीं इंपॉर्टेंट है। मैं फिर बता रहा हूँ, बजट स्पीच को सब सुनना उसको, तो इतना वहाँ से एक आइडिया लगता है क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी कहाँ रहती है वो, क्योंकि बजट स्पीच में सब कुछ रहता है, इकोनॉमी सब कुछ, बजट एट ग्लांस करके आता है, उसके साथ मैंने पीडीएफ भी भेजा था उधर, वो एक बार देख लेना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट था, कितना, इतना तो ज़्यादा आपकी बार रहा नहीं है, पर फिर भी इनका मोटो क्या है, विजन क्या है, इन लोगों का क्या करने वाले हैं, ऐसा थोड़ा बहुत रहेगा, तो वो चीज़ याद रखना। और स्लैब चेंज किया तो वो तो कोई ऐसे नहीं, कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया हो तो इस टाइप की क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है हमेशा, तो वो एक बार देख लेना मोटा मोटा, कोई नया टैक्स अगर इन्होंने लगाया है तो वो चीज़ याद रखो। और दूसरी बात, अब विजन के टेस्ट ये ट्राई करो कि, देखो मेरा मानना है कि मोटा मोटा फरवरी मार्च का तुम लोगों के पास टाइम है, ठीक है, इसमें जितने टेस्ट लगाने हो, जैसे विजन वाले लगाने हैं, लगा के उनको सॉल्यूशन पढ़ के उनको साइड में कर दो। अप्रैल और मई ओनली रिवीजन के लिए रखो, ठीक है। और ट्राई ये करो कि देखो, अब चाहो तो तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, खुद इंडिविजुअली अपना जो है विजन का टेस्ट दो और उसका एनालाइज कर लो। सैटरडे संडे में सोच रहा हूँ कि तुम लोग यूपीएससी वाले जो है वो क्वेश्चन सोल्व करो, मतलब पेपर बैठ के करो, और ट्राई करो कि यूपीएससी वाली टाइमिंग पे करो सैटरडे संडे, तो उससे क्या होना, जल्दी यूपीएससी, देखो एक चीज़ याद रखना, यूपीएससी पेपर जितना जल्दी आइडिया होगा ना तुम लोगों को, उतना जल्दी फिर विजन की जो टेस्ट सीरीज उसका अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। नहीं तो कोई मतलब नहीं है, विजन टेस्ट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में ओवरलोडेड हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। क्योंकि उसका एक चीज़ याद रखना कि यूपी चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज हो, रियलिटी बता रहा हूँ, 10% ही यूपीएससी की लायक होती है वो चीज़ें। तो इसीलिए मैं एक चीज़ बार बार यही बोलूँगा कि जब तक यूपीएससी पेपर का आपको आइडिया नहीं होगा, यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछती है, उसकी इंपॉर्टेंट थीम क्या है, तो वो जब तक माइंड में नहीं रहेगा तब तक विजन वाले टेस्ट का एनालाइज पढ़ के आप पगला जाओगे, उसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड होती है, ये बहुत
कोचिंग वाला क्या है, मतलब क्या ही करेंगे वो लोग, ये सोचते हैं कि हम ये भी करा दे वो करवा दे, तो उससे नहीं है। अपने को यूपीएससी के ही ट्राई करो कि यूपीएससी क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में बार बार घूमते रहने चाहिए। जैसे मैं कोई भी चीज़ देखता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि यूपीएससी में आया नहीं आया, यूपीएससी के लेवल का है या नहीं है, तो वो बार बार आप लास्ट ईयर पेपर देखोगे तभी से उसी से इंट्यूशन आता है, और वो इंट्यूशन बहुत हेल्प करेगा। नहीं तो मैं बताना, विजन का जो टेस्ट है एनालाइज करोगे आप, उसमें 8-8 10 घंटे लग जाएंगे, तो वो मत करना है, बैठना ट्राई करोगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी ट्राई करो सैटरडे संडे, इस सैटरडे संडे से ही आप लोगों को, जैसे 2014 तक कंप्लीट हो गया, 15-16 कंप्लीट हो जाएगा, अगले वीक 17-18 19 20 21 22, ठीक है। तो लगभग इस फरवरी तक, या मान लो, मेरा मानना है कि जितना जल्दी उन पेपरों को सोल्व करके साइड में करोगे ना, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। तो ट्राई करो यूपीएससी वाले पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करो। 2 घंटे सर तो 2-2 टेस्ट करवाइए ना। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 2-2 टेस्ट करवा रहा हूँ ना। जैसे सैटरडे को आप, ऐसे में बहुत टाइम लग जाएगा ना। हाँ वही तो, सैटरडे को क्या करना है आपको, 2015 का जीएस और सीसेट सोल्व करना है, और संडे को 2016 का, ऐसे करना है। तब जाके जितना जल्दी होगा ना, फिर चाहे विजन का टेस्ट फिर एनालाइज करोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, स्कोर भी बढ़ेगा, और साथ के साथ आरएनडी भी करो। कितने लोगों ने आरएनडी कर लिया 2014 तक, मैं फिर बता रहा हूँ। सर मैंने ना बोलो बोलो। जीएस में ना 22 तक की है। कर लिया सारा? 22 का नहीं, 22 का 20 और 16 का नहीं किया, क्योंकि इसके फॉन्ट 16 के फॉन्ट छोटे थे ना सर, इसलिए नहीं किया। और 20 वाली मैंने अभी टेस्टी तो की क्या वेबसाइट से फालतू डाउनलोड के की है। बहाने मारते हो तुम, ये क्या फॉन्ट छोटा, तो इससे क्या मतलब है? उसमें लिखने के लिए नहीं बन रहा था वहीं पे, तो कैसे करता मैं, पेज दूसरी ऐड कर कॉपी ले, में उसमें करनी क्या है? पड़ेगी। पेज ऐड कर लो, उसमें क्या है? मैं ना A4 पेज को ना वो थोड़ा थोड़ा बना बना के उसमें ना चिपकाते रहती हूँ, पिन से करते रहते हाँ, हूँ। वो बढ़िया है। उसमें रहता है, छोटा छोटा रहता है, अपना सही भी रहता है। ठीक है, सब ट्राई करोगे। अब देखो, कोई लापरवाही नहीं करेगा, ट्राई यू हैव टू। सिर्फ बहुत टाइम लग रही है बनाओ सर, मुझे है। का करने में 5-7 घंटे लग जाते हैं, 6 घंटे 5 घंटे। कोई नहीं, अच्छा है, यूपीएससी पेपर पे ज़्यादा ध्यान दोगे ज़्यादा फायदा है। हाँ बोला मैं। सर ये कह रहा था सर, मैंने योजना सर 2-3 महीने तक का ही किया है अभी। योजना मेरे पास हार्ड कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी नहीं है सर, इस वजह से मुझे दिक्कत आ रही है। मुझे योजना मंगानी है सर 2022। तो नंबर पे भेज 2000 दूंगा, प्रियांशु का, वो भेज देगा आपको, ऑर्डर कर लेना। फिर मैंने एक बार ना व्हाट्सएप पे करंट का भेजी हूँ, देखिए तो पीडीएफ यहीं सर पढ़ा रहे हैं, जनवरी से लेके 2000 जनवरी 23 से। अरे इन लोगों को करंट अफेयर के पीछे मत भागो, काय मैं पूजा, तुम लोग समझते नहीं हो, ये इन्फॉर्मेशन बताते हैं। एक बार देख लीजिए। अरे इन इन चीज़ों के क्वेश्चन नहीं फंसते, तुम लोग समझते नहीं हो ये सब भाई। ये पीसीएस विशेष के लिए चलेगा, रहने दो। मैं फिर बता रहा हूँ, पूजा इन चक्करों मत पड़ो, दैट्स द इन्फॉर्मेशन है। अच्छा स्टार्ट कर सर। ये क्या बोलते हैं ना कि ये जो धर्मेंद्र जाखड़ की लास्ट में जो समसामयिकी दी हुई है ना सर, मुझे नहीं लगता कि करंट अफेयर इससे बाहर जाएंगे। करंट अफेयर बाहर जाएंगे तो जो न्यू घटनाक्रम होगी वही जाएंगे, जहाँ बड़े बड़े मुद्दे चल रहे हैं बस। अच्छा, तुम और धर्मेंद्र जाखड़ जाके पेपर सेट कर रहे हो क्या? सर धर्मेंद्र जाखड़ के में बहुत सारे रॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं। अब अरे भाई तुम लोग मरो, मेरा क्या है। ठीक है, चलो ठीक है क्लास। सर आज कुछ बता दीजिए ना कि आज से लेके 1 फरवरी तक क्या करेंगे सर। मैं क्या बोला था तुम लोगों को, करंट अफेयर के लिए ओनली योजना पढ़ना है, योजना डाउन टू अर्थ का मैंने वीडियो भेजे थे वो पढ़ने हैं भाई। तुम लोग जो सर पूरा फरवरी का टारगेट बनाइए, अभी बैठ के आज 1 फरवरी है। बना तो दिया, देखो सुनो मैं अभी बता रहा हूँ। चलो फिर उधर क्लास में शुरू कर लेते हैं। सर इतना बड़ी टारगेट बनाइए ताकि उसको सोए ना सोए लेकिन पूरा हो जाए। कुछ भी नहीं पढ़े हैं, कभी नहीं होता है। ठीक है, सुनो इधर देखो, एक तो तुम लोगों को हर सैटरडे और संडे, सैटरडे संडे, ठीक है, 2015 16 ये ऐसे टेस्ट देने हैं। ठीक है, तो ये इस फरवरी में कंप्लीट हो जाने चाहिए विथ द, मैं फिर बता रहा हूँ, टेस्ट देना ही नहीं है, विथ हो जाना चाहिए आरएनडी के साथ फरवरी को। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ये काम कर लेना। दूसरी बात, मैं इस फरवरी के एंडिंग तक याद रख लेना, सुनो कौन माइक म्यूट करो। इस फरवरी के एंड तक मैं हिस्ट्री तो एनसीईआरटी अपने कंप्लीट हो ही जाएगी, सारी हो जाएगी, मैं आर्ट एंड कल्चर सारा करवा दूंगा। हिस्ट्री प्लस
पॉलिटी में कंप्लीट करवा दूंगा। तो तुम लोगों को क्या करना, साथ के एक एक बार जो मैं बता रहा था इंपॉर्टेंट ये चीज़ें उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। साथ के साथ में मैथ वाली एनसीईआरटी जो है 6 to 8 वो भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँगा, ठीक है। 9-10 का उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मेन जो है ये बेसिक्स वाली एनसीईआरटी 6 to 8 ही है। 9-10 में ट्यूशन में करवाऊंगा, डायरेक्ट ट्यूशन करवाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी अपन बेसिक पढ़ चुके होंगे, फिर डायरेक्ट ट्यूशन करेंगे। इधर भी अपन टॉपिक वाइज ट्यूशन करेंगे, मैं तुम लोगों को भेजूंगा फाइल, तो आप लोग सोल्व करना, टॉपिक में बता दूंगा एक बार, ठीक है। उसके बाद में डायरेक्ट अपन ट्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करेंगे, बस ये चीज़ याद रख लेना। मार्च से अपन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये चीज़ याद रख लेना। अभी जो थ्योरी पढ़ने का काम रहेगा वो फरवरी है। उसके बाद में एक चीज़ याद रख लेना, तो ये काम है, तो हिस्ट्री अपना लगभग कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा, इधर मैथ वाला जो बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, इधर तुम्हारा PYQ R&D के साथ कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? हाँ, पॉलिटी की जगह ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी कर दीजिए ना। सब करवाऊंगा, काहे टेंशन ले रहे। अच्छा, पॉलिटी की जगह ज्योग्राफी वाला करवाऊं? हाँ, पॉलिटी से ज्योग्राफी तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, सब कुछ तो उसी में है ना। पॉलिटी के लिए रुक जाओ, पॉलिटी पढ़ लो, क्योंकि पॉलिटी इसलिए हिस्ट्री प्लस पॉलिटी दोनों इंक्लूड है, ये सब्जेक्ट एक दूसरे से लगे रहते हैं तो ज़्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। पढ़ लो एक बार, वो पढ़ा दूंगा फटाफट, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, काहे टेंशन ले रहे, ठीक है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, मैथ के एनसीईआरटी का साथ के साथ काम करके लेकर चलो ना, कोई मतलब नहीं होगा। जब मैं मार्च में जाऊँगा ना, तो एक चीज़ याद रख लेना, अगर जिसने ये काम नहीं किया उसको कुछ ही समझ में नहीं आएगा मार्च में फिर, क्योंकि वहाँ मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करवाऊँगा। तो ये चीज़ याद रख लेना, एक काम करते रहो साथ के साथ। चलो ठीक है, शुरू करते हैं फिर हम। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये चैप्टर अपने कंप्लीट हो चुके हैं। दशमलव वाला कल ख़त्म हो ही गया था, आज वो आएगा। ये कौन सा चैप्टर है? आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है। इधर अपन दशमलव वाले कंप्लीट कर चुके थे, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, साथ के साथ करते चलो। अब देखो ये चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फटाफट एक बार देख लो। आता है, ऐसा नहीं आया है, सॉरी, है इम्पोर्टेंट, क्योंकि इससे 2018 में भी क्वेश्चन आया था, आता है, ठीक है। 2014 उधर भी आया हुआ है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ याद रख लेना। और अब की बार ये जो है 2022 या 23 में क्वेश्चन आया था, नहीं 23 में आया है, क्रिकेट वाला, 1 ओवर में याद करो, इस टाइप का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है चैप्टर, ठीक है, इम्पोर्टेंट है चैप्टर। अब देखो, आपने अपनी कक्षा में अपने शिक्षक को रजिस्टर पर प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति अंकित करते हुए प्रत्येक टेस्ट अथवा परीक्षा के बाद आपके द्वारा प्राप्त अंकों के अंकित करते हुए अवश्य ही देखा होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट सिखाता है और यूपीएससी कॉन्सेप्ट पे ही क्वेश्चन बनाती है। इसी प्रकार आपने क्रिकेट के एक स्कोर बोर्ड को अवश्य देखा होगा, ऐसे 2 स्कोर बोर्ड नीचे दर्शाए जा रहे हैं। जैसे एक गेंदबाज है, उसने 10 ओवर किए, 2 मेडिन किए, 40 रन दिए और 3 विकेट लिए। ऐसा आप जो क्रिकेट देखते हो जानते होंगे मोस्टली, ठीक है। एक बल्लेबाज है, यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, और 22-23 में ही आया हुआ, ठीक है। एक बल्लेबाज का नाम है, यही मान लो जो भी, 45 रन बनाए, गेंदें कितनी खेली, यही सेम क्वेश्चन आया, तो उसमें ये पूछा था कि किसकी ज़्यादा वो है। मैं दिखाऊंगा इस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद वो क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो जब 22 से 23 में है क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो 55 रन बनाया 70 गेंदों पे, ये 37 रन बनाए 53, ऐसे करके। अभी ये जस्ट इन्फॉर्मेशन बता रहा है। आप जानते हैं कि खेल में कौन जीता है कौन हारा, केवल यही सूचना अंकित नहीं की जाती। स्कोर बोर्ड में आप खेल के बारे में कुछ और अति उपयोगी सूचना भी प्राप्त कर लेते हैं, जो उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उदाहरणतः आप यह ज्ञात कर सकते हैं कि सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी ने कितना समय लिया और कितने गेंदों का सामना किया। इसी प्रकार अपने दैनिक जीवन में आपने संख्याओं, आकृतियों, नाम इत्यादि से संबंधित अनेक प्रकार की सारणियाँ देखी होगी। ये सारणियाँ हमें आंकड़ा डाटा उपलब्ध करवाती है। आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह है जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं। अब देखो आंकड़ों का अभिलेखन। आइए एक उदाहरण ले, जिसमें किसी कक्षा के विद्यार्थी एक शहर पर पिकनिक पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। शिक्षक ने विद्यार्थी 4 फलों केला, सेब, संतरा, अमरूद में से एक फल चुनने को कहा। इसकी सूची बनाने कार्य उमा को सौंपा। उसने सभी बच्चों की सूची बनाई और प्रत्येक नाम के सम्मुख उसने चुना हुआ फल लिख दिए। यह सूची बच्चों की पसंद के अनुसार फल देने में शिक्षक की सहायता करेगी।
यदि शिक्षक ये जानना चाहे कि कक्षा के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी तो उसे सूची में दिए गए सभी नामों को एक एक करके पढ़कर केलों की संख्या गिनती करनी पड़ेगी। इससे ज्ञात होगा कि कुल कितने केलों की आवश्यकता है। सेब और अमरूद और संतरों की अलग अलग संख्या ज्ञात करने के लिए भी उसी प्रत्येक फलक के लिए इसी प्रक्रिया को दोहराना होगा। यह प्रक्रिया कितनी जटिल और समय लेने वाली है। यह प्रक्रिया और भी अधिक जटिल हो सकती है यदि सूची में विद्यार्थियों की संख्या 50 हो जाए। इसलिए उमा एक एक करके केवल इन फलों के नाम ऐसे लिखती है, केला, सेब। अब देखो मतलब ये नोटेशन का तरीका सिखा रहा है। एक ये तरीका है, अब ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। अब इसको भी अपन गिन सकते हैं। क्या आप सोचते हो कि इससे शिक्षक कार्य सरल हो जाएगा? नहीं, ये अभी भी ज़्यादा डिफिकल्टी काम है। उसे अभी पहले की तरह फलों के एक एक करके गिनना पड़ेगा। सलमा के मस्तिष्क में एक नया विचार है। अब देखो ये कॉन्सेप्ट है कि नया रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जा सकता है डाटा का। वह फर्स्ट पर 4 वर्ग बना देती है। प्रत्येक वर्ग को केवल एक प्रकार के फल के लिए रखा जाता है। वह बच्चों से कहती है कि वह अपने पसंद के फल वाले वर्ग में कंकड़ रख दे, अर्थात तो विद्यार्थी जिसने केला चुना केले से अंकित वर्ग में कंकड़ रख देगा। अब देखो अब कितना आराम से इजीली गिन लोगे आराम से, ठीक है। तो ये मतलब कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंटेशन करने की चीज़ें ईजी की जा सकती। प्रत्येक वर्ग के कंकड़ गिनकर सलमा तुरंत यह बता सकती है कि प्रत्येक प्रकार की कितने फलों की आवश्यकता है। वह वांछित सूचना विभिन्न वर्गों में क्रमबद्ध तरीके से कंकड़ रखकर तुरंत प्राप्त कर सकती है। इस क्रियाकलाप को 40 विद्यार्थियों के लिए किन्हीं भी 4 फलों के साथ करने का प्रयत्न कीजिए। आप कंकड़ों के स्थान पर बोतलों के ढक्कन या किसी अन्य टोकन का भी प्रयोग करते हैं। अब तो एक तरीका होगा। अगला और देखो, अब और ज़्यादा अच्छे से मैनेजमेंट आंकड़ों कैसे करना चाहिए। सलमा ने जो सूचना प्राप्त की वह सूचना रोनाल्ड एक पेन और कागज़ लेकर ज्ञात कर सकता है। उसे कंकड़ों की आवश्यकता नहीं है। मैं बच्चों से भी यह नहीं कहता कि आओ और वर्ग में कंकड़ रखो। तो वो क्या कर रहा है, टेबल बना रहा है। केला, भाई शाबाश बात है, केला चाहिए टोटल, आराम से इजीली हो गया काउंट। क्या आप रोनाल्ड की सारणी समझ रहे हैं? एक चिन्ह जो है एक क्या सूचित कर रहा है, एक जो केला को सूचित कर रहा है, यहाँ पे एक संतरा को ऐसे कर रहा है। 4 विद्यार्थियों को अमरूद को चुना। अमरूद के सम्मुख कितने चिन्ह लगे? 4 लगे। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? सभी सूचना ज्ञात करते हैं, ज्ञात कीजिए, हो जाएगा आराम से। 8 3 11, 11 5 16, 16 4 20, टोटल विद्यार्थी 20 है। इन विधियों को चर्चा कीजिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है। अब देखो वो भी अच्छी है पर ज़्यादा अच्छा यही है। ये विधि यदि बहुत अधिक ज़्यादा आंकड़े सूचना प्राप्त करनी है तो कौन सी विधि अधिक उपयोगी और लाभप्रद है? ये वाली जो है सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगी। अब देखो, अब ये क्वेश्चन है जो आपने बचपन में किए भी होंगे। दोपहर के भोजन योजना के लिए एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के भोजन की रुचि जानना चाहता है। शिक्षक की सूचनाओं को एकत्रित करने का कार्य मारिया को सौंपता है। मारिया इसे एक कागज़ और एक पेंसिल लेकर करती है। भोजन रुचि के स्तंभ में लिखकर वह प्रत्येक विद्यार्थी की रुचि के लिए उस रुचि के सामने एक बड़ी लकीर का अंकित करते हैं, जैसे केवल चावल खाने वाले, केवल रोटी खाने वाले, चावल और दोनों रोटी खाने वाले। उपरोक्त सारणी को देखकर उमेश ने विद्यार्थियों गिनने की बेहतर विधि का सुझाव दिया। उसने मारिया से चिन्हों को 10 के समूह में निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया। देखो 10 के ऐसे गोला बना दो, उसे ईजी काउंट हो जाएगा गिनना। तो ये भी बढ़िया तरीका है। राजा ने इसको और अधिक सरल बनाने के लिए उससे कहा कि वह 10 के समूह के स्थान पर 5 के समूह बना दो। ये भी बढ़िया तरीका है। शिक्षक ने सुझाव दिया कि 5 के प्रत्येक समूह में 5वां चिन्ह एक तिरछी रेखा के रूप में प्रयोग किया जाए, जैसे कि ऐसे, ठीक है। मतलब 4 सीधी लाइन खींच दिया, फिर ऐसे, तो ये 5 हो गया। इन चिन्हों को मिलान चिन्ह कहते हैं। इस प्रकार 5 2 7 ये दर्शाते गिनने के 5 जमा 2 अर्थात 7 है। तो ये भी देखो 5 5 10 ये दर्शाता 5 जमा 5 अर्थात 10 है। तो ये वाला एक तरीका हो गया जिसको अपन ऐसे दर्शा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें किसी एकता से कक्षा के 6 के विद्यार्थी जूतों की माप के बारे में आंकड़े एकत्रित करने के लिए कहा गया और इसमें ये दिया गया। तो अब आप सब इस बात कैसे करोगे? तो ये नॉर्मल आराम से 4 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 5 का वो ऐसे बना के देख लो। अब देखो क्या क्या पूछ रहा है। अधिकतम विद्यार्थी द्वारा पहनने वाले जूतों की माप क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है? 6। न्यूनतम विद्यार्थी द्वारा पहने जाने वाले जूते की माप क्या है? ये 8। क्या आप इस सूचना को ज्ञात कर सकते हैं? आराम से इससे अपने को पता लग गया, ठीक है। अब ये नॉर्मल है, कौन कौन संख्या दिखती है। आप अपने सहपाठी परिवार के सदस्यों से संबंधित सूचना एकत्रित कीजिए, उन्हें एक सारणी रूप में निरूपित कीजिए। ज्ञात कीजिए कौन सी संख्या न्यूनतम बार आती है, कौन सी संख्या अधिकतम बार, कौन सी संख्या बराबर आती है। परिवार के सदस्यों की संख्या के मिलान चिन्ह नहीं छोड़, ठीक है। अब ये देखिए, ये देखो एक अलमारी में 5 खाने हैं। प्रत्येक खाने में पुस्तकें पंक्तिगत रूप से रखी हुई। मैं फिर बता रहा हूँ, क्वेश्चन आया डायरेक्ट। देखो पंक्ति 1 में 4 किताबें, इसमें 5 किताबें और यहाँ पे एक किताब जो चिन्ह दिखा रहा है वो एक को दिखा रही है। किस पंक्ति में पुस्तक सब संख्या सबसे अधिक है? पंक्ति 4 में। किस पंक्ति में पुस्तकों की संख्या सबसे कम है? सबसे कम पंक्ति 3 में है। किस पंक्ति जिसमें एक भी पुस्तक नहीं है? ऐसी कोई भी नहीं है, ठीक है। आप उपरोक्त आलेख को देखकर इन प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं। इसमें प्रयुक्त चित्र आंकड़ों को समझने में आपकी सहायता करते हैं। इसे एक चित्रालेख कहते हैं।
एक चित्रलेख आंकड़ों को चित्र वस्तु या वस्तु के भाग के रूप में निरूपित करता है। इसको केवल देखकर आंकड़े संबंधी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकते हैं। इन्हें कीजिए। समाचार पत्र प्राय ये नॉर्मल है, वो छोड़ो। ये बच्चों को मतलब ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो करते हैं, अपने को काम के नहीं। अब देखो अगला। पिछले सप्ताह में 30 विद्यार्थियों की विशिष्ट कक्षा में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों की संख्या निम्न चित्रलेखों द्वारा दर्शाई गई है कि कौन कौन रिप्रेजेंट रहा। किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित थे? शनिवार को। किस दिन उपस्थिति पूर्ण रही? बृहस्पतिवार को। इस सप्ताह में कुल उपस्थिति कितनी रही? ठीक, अनुपस्थिति कितनी रही? तो जोड़ लो इनको। 3, 2, 5, ये कितना है 4, ये कितना है 2, ये कितना है 1, अरे कितना हो जाएगा 3, 3, 6, 8, तो 8, 2, 10, 11, 15, 20, टोटल 20। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन नॉर्मल कर लोगे तुम लोग, ठीक है, ये कर लेना, सब इजी क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन में फिर बता रहा हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन भी तुम कर लेना, इजी क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन भी कर लेना। ये मतलब बचपन में आपने किया भी होगा इस टाइप के क्वेश्चन, घड़ी गिनने वाले नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ये होमवर्क सारा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये सबसे ये नॉर्मल चैप्टर पर, इसका आगे वाला जो फॉर्मेट आएगा वो ठीक आएगा। ये सारे क्वेश्चन कर लेना, और मैं बता रहा हूँ फटाफट हो जाएगा। ये हो गया चैप्टर कंप्लीट तुम्हारा। ठीक है, क्षेत्रमिति अपन अभी उनके साथ पढ़ेंगे, अभी रुक जाओ। नहीं, हाँ ये पढ़ लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कितने चैप्टर है इस बुक में जिससे अपन पढ़ रहे हैं? लगभग स्टार्टिंग अपन 2-3 चैप्टर छोड़े थे बस। 13-14 कुल मिलाकर 13-14 है, जिसमें कि आपने ये क्षेत्रमिति छोड़ा था और एक ऊपर छोड़ा था, 2 नीचे छोड़ा, एक ऊपर, 3 चैप्टर लगभग छोड़ा है। नहीं, ऊपर ही छोड़े, वो तो अपन करते आए रहे अच्छे से। एक बार कोई इंडेक्स भेजो मुझे इसका, फोटो खींच के, किसके पास है? ये करेंगे, इम्पोर्टेंट है, करेंगे तो उनको भी, परंतु उनको फिर एक साथ करेंगे। सोलह चैप्टर है क्या इसमें? 16 चैप्टर बता रहा है सर। 12 है। 12 है, हाँ 12। क्षेत्रमिति के बाद बीजगणित है, उसके बाद अनुपात और समानुपात। हाँ देखो, ये अपने सारे चैप्टर कर लिए, 1, 2, 3 भी कर लिया था। ठीक है, चौथा छोड़ा है मैंने, 5वां छोड़ा है बस। ठीक है, इनको एक साथ कर लेंगे। और ये क्षेत्रमिति, बीजगणित, अनुपात कर लेंगे। ठीक है, तो ये कर लेते हैं अपन। चलो ठीक है, आ जाओ। देखो फटाफट है, इनमें बेसिक है, इतना कुछ ज़्यादा है भी नहीं। जब हम तल एक ऐसे आकृतियों के बारे में बात करते हैं जो नीचे दी हुई है, तो हम उन आकृतियों के क्षेत्र तथा परिसीमा के बारे में विचार करते हैं। हम इन आकृतियों की तुलना के लिए कुछ मापों की आवश्यकता होती है। आइए हम कुछ ऐसी आकृतियों को देखते हैं। परिमाप क्या होता है? परिमाप, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है। परिमाप और क्षेत्रफल पे क्वेश्चन है, याद रख लेना। आइए नीचे दी गई आकृति 10.1 को देखते हैं। आप इन आकृतियों को एक तार अथवा धागे की सहायता से ही बना सकते हैं। अब देखो परिमाप, एक कौन है, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो। ठीक है, तो देखो अब देखो परिमाप में क्या होता है। जैसे मान लो ये 4 है, 3 है, ये 2 है, तो कुछ नहीं, सबको जोड़ देते हैं। बस ये चीज़ याद रखना परिमाप में। अब ये मान लो 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इनको सबको जोड़ देते हैं। परिमाप में ये होता है, बस ये चीज़ याद रख लेना। यदि आप बिंदु ऐसे आरंभ करके रेखाखंड के साथ अनुदिश चलते हैं तो आप पुनः बिंदु एस पर पहुंच जाते हैं। इस प्रकार आपने आकार आकृति चारों तरफ अथवा किनारे का एक पूरा चक्कर लगाया। यह तय की गई दूरी इन आकृतियों को बनाने के लगे तार की लंबाई के बराबर है। यह दूरी बंद आकृतियों को परिमाप कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन आकृतियों को बनाने में लगे तार की लंबाई परिमाप है। मतलब ध्यान से समझना, एक मैंने तार लिया, इसको ऐसे करके ऐसे यहाँ तक, तो जो ये लंबाई होगी यही परिमाप होता है। तो वही बात है, यहाँ 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इनको जोड़ लो तो वो परिमाप आ जाता है। हमारे दैनिक जीवन में परिमाप की संकल्पना बहुत प्रयोग होता है। जैसे किसान जो अपने खेत के चारों तरफ बाड़ लगाना चाहता है, इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। एक इंजीनियर जो अपने घर के चारों तरफ चारदीवारी बनाने की योजना कर रहा है, ये भी क्वेश्चन आता है। एक व्यक्ति जो खेल कराने के लिए एक पथ तैयार करता है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये सभी व्यक्ति परिमाप की संकल्पना का प्रयोग करते हैं। ऐसी 5 स्थिति उदाहरण लीजिए जहाँ परिमाप के जानने की आवश्यकता होती है। अतः परिमाप एक ऐसी दूरी रेखाखंड के साथ चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है जब आप उसे आकृति चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये तो तुम खुद सोच, मतलब जैसे मान लो ले लेना कुछ भी, ये 5 ले लिया, ये 10 ले लिया,
ये 15 ले लिया, ये 20 ले लिया, फिर ये क्वेश्चन सारा कर लेना, नॉर्मल है, ठीक है। तो देखो ए बी अपन ने कितना लिया है 5, बी सी कितने लिया 10, सी डी कितना लिया 15, डी कितना लिया 20। अब इन जोड़ दो इनको, तो 20 ये कितना चला 40 50 हो गया। हाँ बोलो। ये रेक्टेंगुलर है ना, दो साइड सेम होंगी। अरे कहाँ, पाँच आपने वैसा कुछ बोला नहीं है ना, ऐसा कुछ बोला नहीं है ना, आप बिना बोले कैसे बोल सकते। पिक्चर में तो यही दिखा रहा है ना। अरे ठीक है भाई, बात वो है, मैं एक एजम्पशन लेके चल रहा हूँ, कोई भी अपना आकर डाटा लेके कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी कर लेना कि इसमें करने वाली कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आया हुआ है, ये क्वेश्चन करना। मेरा 150 मीटर लंबाई है, 80 मीटर चौड़ाई वाले पार्क में जाती है, वह इस पार्क का पूरा एक चक्कर लगाती है, उसके द्वारा तय की कोई दूरी याद कीजिए। करो ये क्वेश्चन, करो ये वाला क्वेश्चन, करो थर्ड वाला। कल मैं ये एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दूंगा, 6 क्लास एनसीईआरटी अपन सारे कंप्लीट करके लेके चलेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर ऐसे। तो कल ट्राई करूँगा मैं, ये कंप्लीट हो जाएगी। अब मैं फिर बता रहा हूँ, लापरवाही करोगे तुम लोग, अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो 8-10 घंटे तो नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूँ चीज़ें, ये मेरा काम में होगा ही नहीं। और बताओ, अमित तुम्हारी तो पिटाई, सच में बता रहा हूँ। बताओ सना। फिगर वाले की, फिगर वाले 4 महीने की, 3 वाले अभी नहीं कर रहा मैं। हाँ ये मैं भाई 3 बोला हूँ ना, 4 महीने करने को बोला। मतलब अमित ये है ना, ये कुछ ज़्यादा समझदारी नहीं हो रही है। मैंने 4 करने को बोला, ये बताओ पहले तो। मैंने सुना ही नहीं था सर। अब वो भी गलत है तुम्हारा, तो अगर 4 भी किया है तुमने, वो भी गलत है। ये बताओ सब लोग, पूजा, सना, नगीना, काजल, अमित, इतना इजी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। अरे विक्की, यार कहाँ गायब हो तुम लोग? सचिन भी गायब है, तुम भी गायब हो। ये चल रही है पढ़ाई तुम लोगों की? अभी फिर भाग गए क्या? कौन कौन है अभी, मुझे बताओ। अरे क्या हुआ, कहाँ भाग गए सब लोग? आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी, आ रही है, आवाज आ रही है। फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? आप मेरे से थोड़ा ना बोल रहे थे। कौन कौन है ये बता। दिमाग क्या इस क्वेश्चन में, क्या दिमाग लगा रहे? तो भाई पहले तुम्हारी बहन बेटी है ना आज नगीना, उसको पूछो, वो बना देगी, वो बना देगी भाई। उससे छोटा कोई 5वीं 6वीं क्लास का बच्चा ले आओ, वो बना देगा इस क्वेश्चन को। तुम लोग इसमें दिमाग लगा रहे हो। सही बात है। सर ये 3 नंबर 230, 3 नंबर का 230। ठीक है, शाबाश। अमित का 230। सर मुझे भी 230 आया है, बट ठीक है, शाबाश शाबाश। सही है या ना शाबाश, आपने आंसर ले आया, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और बताओ, और कौन? बहादुर, विक्की, सना। ये सना बताओ। सना को तो चैप्टर पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। बताओ सना, कहाँ भागे, सो गई क्या वो? 460 आ रहा। ये कौन बोला 460? सर 460 ही आएगा, सोच लिया मैंने। नगीना 460। और कौन बोला 460? किसने बोला? और काजल का इतना? अरे मेरी बहन बैठी है सर। हाँ? दिमाग खरी है मेरा। मेरी बहन ने बोला था। हाँ देख लो, वो बना ली ना, तुमसे ना बन रहा। नहीं सर, मैं नहीं बता रही कि ये सही होगा, ये सही होगा। हाँ सर, 460 आएगा। इसका ना फॉर्मूला मैंने भूल गई थी। 2 इंटू लंबाई 2 चौड़ाई होती है। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई वाला लगेगा इसमें। ये मुझे बताओ, रुक जाओ, अभी कोई कंफर्म नहीं है। ये सना कहाँ भाग गई? सना है या नहीं? सना ये बताओ कौन कौन है, मुझे बताओ। चलिए विक्की। सर अमित, पूजा, रिद्धि, सना है सर। सना बोल क्यों नहीं रही हो?
चलो तुम लोग है ना। अब देखो सुनो इधर, मेरे बताओ जो 230 बताने वालों, ये बताओ कभी ऐसा पार्क देखा है? कभी ऐसा कोई पार्क होता है? ये बताओ मुझे, ऐसा कोई पार्क होता है? अमित, पूजा ऐसा हाँ सर ये गलत है। हाँ सर, इसीलिए तो मैंने सोची ऐसे सवाल कभी बनाया ही नहीं है, मेरे गलत है। इसका फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? आप देखो ना, 80 80 160, ये 300 460। तुम लोग फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है। पता है मैं पहले कंफ्यूज हो गई थी इसमें, मैंने सोचा कि क्षेत्रफल निकालना है शायद तुम, इसलिए टाइम लग गया। भाई तय किया कि दूरी ज्ञात करना, दूरी के लिए परिमाप ज्ञात करना होता है। अभी क्या सिखा रहा? चलो ठीक है, सारे क्वेश्चन कर लेना, इजी है। ठीक है, आगे देखो, आयत का परिमाप निकालना। आइए हम एक आयत ABCD पर विचार करते हैं जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप कितना होगा? ठीक है, अब देखो आयत ये है, अब इसमें एक भुजा होती है 15, तो अपने पता आमने सामने वाली भुजाएं सेम होती है। समझ में आ गया? तो स्वाभाविक बात है इसमें लगेगा जो तुम फॉर्मूला लगा रही थी, लंबाई प्लस चौड़ाई वाला, उसका इसलिए पता था कि आयत है वो। ठीक है, तो देखो लंबाई 15 9, इसमें कितना जोड़ दे? 24 24 2 48, तो ये 48 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। तो ये आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है, ये होता है, परंतु वो आता कैसे है? देखो लंबाई प्लस चौड़ाई वो वाली चीज़ है। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना आप, नॉर्मल है, ये सारे क्वेश्चन कर लेना। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन UPSC में आए हुए हैं, अब लापरवाही मत कर लेना। ये क्वेश्चन आया हुआ है UPSC में, ठीक है, तो ये याद रखने, सारे क्वेश्चन कर लेना। ये मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आ जाओ इधर, सम आकृतियों परिमाप। विश्वामित्र 1 मीटर भुजाओं वाले वर्गाकार चित्र के चारों तरफ एक रंगीन टेप लगाना चाहता है, जैसे कि आकृति 10.5 में दिखाया गया है। उसे कितनी लंबी टेप की आवश्यकता होगी? अब देखो स्वाभाविक बात है, परिमाप तो वही है, एक 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 जोड़ लो तो कितना हो गया? 4। पर अपने को पता है कि वर्ग होता है, उसमें सारी भुजाएं सेम होती है, तो 4 इंटू भुजा कर लेंगे अपन। समझ में आ गया? तो बस वही सारी चीज़ बता रहा है, ये कुछ ही नहीं। वर्ग का परिमाप कितना होता है? 4 इंटू एक भुजा की लंबाई। ठीक है, अब संभाव्य त्रिभुज का परिमाप। संभाव्य त्रिभुज का मतलब ही क्या होता है? सारी भुजाएं समान, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। तो क्या हो जाएगा संभाव्य त्रिभुज का फॉर्मूला? संभाव्य त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 इंटू एक भुजा की लंबाई। ये चीज़ याद रखना, ये डायरेक्ट ये याद रखो। क्या बता सकते हैं कि एक वर्ग तथा संभाव्य त्रिभुज में क्या समानता है? समानता तो यही है कि इनकी भुजाएं जो, जैसे बस त्रिभुज में 3 भुजाएं समान होती है, इसमें 4 भुजाएं समान होती है। इन आकृतियों में प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर तथा प्रत्येक कोण का माप भी बराबर है। याद रखना, अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट बन जाएगा यहाँ से। ऐसी सभी आकृतियां बंद सम आकृतियां कहलाती है। इसलिए एक वर्ग तथा संभाव्य त्रिभुज संबंध आकृतियां है। तो इसलिए एक वर्ग का परिमाप 4 इंटू एक भुजा की लंबाई, और संभाव्य त्रिभुज का परिमाप कितना होता है? 3 इंटू एक भुजा की लंबाई। इसी प्रकार सम पंचभुज का परिमाप कितना होगा? एक सम पंचभुज में 5 भुजाएं बराबर होती है, तो स्वाभाविक की बात है क्या होगा? 5 इंटू एक भुजा की लंबाई। षटभुज का कितना होगा? 6 इंटू एक भुजा की लंबाई। ठीक है, मतलब ये होगा जो भी है। अब देखो ये पूछ रहा है, यही ऊपर से पूछ लेगा। 8 है, अरे आया क्वेश्चन में, फिर बार बार बता रहा हूँ, 8 ही होगा। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन कर लेना, मैं फिर बता रहा हूँ UPSC में आए हुए क्वेश्चन है ये, कुछ भी नहीं करना इन क्वेश्चनों को। और बिना देखे क्या करो? पता लग रहा है कि इसी को देख के कर रहा, होमवर्क कर लेना सारा। मैं फिर बता रहा हूँ, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं UPSC में, फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, और तो छोड़ना मत इन चीज़ों को। ठीक है, अब आ जाओ क्षेत्रफल में। नीचे दी गई बंद आकृतियों को देखिए, ये सभी आकृतियाँ तल में कुछ क्षेत्र को घेरती है। क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सी आकृति ज़्यादा क्षेत्र घेरती है? देखो इन दोनों में से ये ज़्यादा घेर रही है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी होगी वो ये ज़्यादा, इधर ये ज़्यादा। बंद आकृति द्वारा घेरे गए तल के परिमाप को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। इसलिए क्या आप बता सकते हैं कि ऊपर दी गई आकृति में किसका क्षेत्रफल अधिक है? बता दिया वो। हम नीचे दी गई आकृतियों को देखते हैं 10.9 को, इनमें किस आकृति का क्षेत्रफल अधिक हो? तो यहाँ पे थोड़ा बताना मुश्किल होगा, इन आकृतियों को देखने मात्र से बता पाना मुश्किल है, इसलिए आप क्या करते हैं, इन्हें एक वर्गीकृत पेपर या ग्राफ को पेपर पर रखिए, जहाँ पर प्रत्येक वर्ग की माप 1 इंटू 1 सेंटीमीटर हो। इन आकृतियों को बाहरी सीमा तहत बाहरी रूपरेखा खींची। इस आकृतियों के द्वारा घेरे गए वर्गों को देखिए। आप देखिए उनमें से कुछ पूरे वर्ग, कुछ आधे वर्ग, कुछ आधे से कम तथा कुछ आधे से अधिक वर्ग घिरे हुए हैं। आकृति द्वारा घिरे आवश्यक ऐसे सेमी वर्ग की संख्या इसका क्षेत्रफल होती है। इसलिए अपन देखो क्षेत्रफल को वर्ग स्क्वायर ऐसे बोलते हैं। परंतु एक समस्या है,
आप जिस भी किसी आकृति क्षेत्रफल मापना है जानना चाहते हैं, वर्ग हमेशा पूर्णतः नहीं ढकते हैं। हम इस समस्या समाधान की परिपाटी को अपनाकर कर सकते हैं। एक पूरे वर्ग के क्षेत्रफल को हम एक वर्ग इकाई लेते हैं। यदि वर्ग एक वर्ग सेंटीमीटर के हैं, तब एक वर्ग पूरे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर होगा। जिन वर्गों का आधे से कम आकृति से गिरा है उन पर ध्यान मत दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। मतलब वो नॉर्मल बता रहा है कि जैसे ये वाला है, इसका कैसे आकृति निकालोगे, तो इसका पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया, ये पूरा 1 हो गया। अभी देखो ये त्रिभुज वाला टाइप से हो गया, ठीक है। ये देखो ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, तो ऐसे करके बता रहा हूँ। किसको क्या लेना है उसको नॉर्मल ही कर लेना, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने का तरीका ये सारे क्वेश्चन कर लेना, फिर बार बता रहा हूँ। यूपीएससी में जो क्वेश्चन आएंगे अब यहाँ से आने के, ये तो नॉर्मल है पर इतना ज़्यादा अपन कर लेना, फिर भी एक बार प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। थोड़ा इससे मैं बताऊँ ना, देखो जितना मैथ अच्छा करोगे उतना रीजनिंग अच्छा होगा, रीजनिंग अच्छा होगा, मैथ और रीजनिंग अच्छा होगा, कंप्रेंशन अच्छे होंगे। ये बहुत गलत स्ट्रेटेजी है जो लोग डायरेक्ट कंप्रेंशन करने भागते हैं, या लोग ओनली रीजनिंग के पीछे भाग रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, मैथ अच्छा होगा तो रीजनिंग अच्छा होगा, और रीजनिंग अच्छा होगा तब आपका कंप्रेंशन अच्छा होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत सिस्टमेटिक चीज़ है। आयत का क्षेत्रफल देख लेना, जिनकी मैथ अच्छी नहीं है उनके रीजनिंग क्वेश्चन भी अच्छे नहीं होंगे, नहीं कंप्रेंशन के ज़्यादा, क्योंकि चीज़ों को समझ ही नहीं पाओगे आप। आयत का क्षेत्रफल एक वर्गीकृत पेपर की सहायता से क्या हम बता सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई। तो अपन जानते हैं आयत का क्षेत्रफल डायरेक्ट कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ग्राफ पेपर की एक आयत बनाइए जिसे 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर के वर्ग हो। यह आयत 15 वर्गों को पूर्णतः ढक लेता है। आयत का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है, तो कैसे आया वो, लंबाई इंटू चौड़ाई गुणा के रूप में आया, ठीक है। तो बस वो डायरेक्ट है, ये सारा आ जाएगा, ठीक है। तो आयत का लंबाई क्षेत्रफल डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, लंबाई इंटू चौड़ाई, डायरेक्ट इससे निकल जाएगा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, डायरेक्ट भुजा स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो, वो डायरेक्ट हो जाएगा कोई भी चीज़ हो। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा। अब ये सारे क्वेश्चन कर लेना। मैं फिर बता रहा हूँ इसमें कुछ है नहीं, परंतु ये देखो ये क्वेश्चन, ये अच्छे क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने टाइलें अब की बार यूपीएससी में आया था, टाइलों वाला क्वेश्चन, हालांकि ना मैं बता रहा हूँ यहीं से आया है वो क्वेश्चन। यहाँ पे तो फॉर्मूला लग रहा है ना, देखो उस क्वेश्चन में, पर उस क्वेश्चन में जाके देख ना वो क्या पूछा है, वो क्वेश्चन अलग है। तो पूरी टाइल लगाने के लिए पूछा है, मतलब जो आधे टाइल्स हैं उनको नहीं ले रहा है। अंतर है उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में, याद रखना। जाके देखो तो पकड़ लो। क्वेश्चन नहीं से आया हो, पर यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन कर लेना, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। 7:32 आज निपटाए देते हैं इसको। बीजगणित करवा दो आगे या फिर हिस्ट्री पढ़ोगे? ये करवा दीजिए सर। कितने चैप्टर और रह गए हैं सर इसमें? दो चार चैप्टर है 6 क्लास में। 4 है अभी? नहीं 11-12 है, फिर उधर 2 चैप्टर वो वाले बचे हैं। तो 11-12 कंप्लीट कर दो। तुम लोग होमवर्क तो करते नहीं हो, कंप्लीट कराने से क्या होगा? तो मेरा तो कल का ही रह रहा है बस, वैसे मैंने पूरा किया है। चलो ठीक है, ये करवा देता हूँ, ज़्यादा लंबा चैप्टर है नहीं। चलो आ जाओ, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे कुछ। अब ये देखो, आ जाओ बीजगणित। ग्यारह 12 करवा देता हूँ, फिर कल वो करवा दूँगा, कंप्लीट करवा दूँगा इस क्लास। और उधर मेरा ट्राई है कि कल वो करवा दूँ कंप्लीट तुम लोगों को, कल 8th क्लास की जो है कंप्लीट करवा दूँगा, ठीक है। आ जाओ। भूमिका। अभी तक हमारा अध्ययन संख्या और आकारों के साथ रहा है। अब तक हम संख्याओं पर संक्रिया और उनके गुणों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने संख्या को दैनिक जीवन की विभिन्न समस्याओं को हल करने में उपयोग किए है। गणित की वह शाखा जिसमें हमने संख्याओं का अध्ययन किया अंकगणित कहलाती है। हम 2 और 3 विमाओं वाली आकृतियों तथा उनके गुणों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। गणित की वह शाखा जिसमें हम इन आकृतियों तथा आकारों का अध्ययन करते हैं ज्यामिति कहलाती है। अब हम गणित की अन्य शाखा का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं जो बीजगणित कहलाती है। एक चीज़ याद रख लेना ना, अगर तुम लोगों को डाउट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब समझ लो कि तुम लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मैं पक्का बता रहा हूँ, मेरे समझ में आज तक तुम लोगों ने मैथ का, मैं ये 6th क्लास एनसीईआरटी कंप्लीट कराने आए, कोई एक डाउट के अलावा कोई पूछा नहीं। क्या तो आप पढ़ ही नहीं रहे हो या बहुत अच्छा पढ़ रहे हो? तो बहुत अच्छा पढ़ने की पॉसिबिलिटी तो बहुत कम होती है। चलो नहीं सर, ऐसा भी है ना कि ये पहले बच्चों को करा दिया मैंने, तो इतनी समस्या नहीं आती। तो फिर अभी जो वो परिमाप निकालने में दिक्कत कैसे हो गई?
दिमाग निकाले तो सूत्र भूल गई थी और फिर मैंने निकाला ना, मैं तो सोच तो रही थी कि यही होगा, फिर मैं कंफ्यूज हो गई। चलो कोई नहीं, आगे देखो। इस नई शाखा जिसका अध्ययन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं कि मुख्य विशेषता है कि इसमें अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। अक्षरों के प्रयोग से हम नियमों सूत्रों को व्यापक रूप से लिख पाने में समर्थ हो जाएंगे। अक्षरों की इस बात से हम केवल एक विशेष संख्या की बात न करके किसी भी संख्या की बात कर सकते हैं। दूसरी बात है कि अक्षर अज्ञात राशियों के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं। इन अज्ञात राशियों को निर्धारित करने की विधियों को सीखकर हम पहेलियों और दैनिक जीवन से संबंधित अनेक समस्याओं को हल करने के अनेक प्रभावशाली साधन विकसित कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ये अक्सर संख्याओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन संख्याओं को संक्रिया भी की जा सकती है। इसे हम बीजीय व्यंजक और उनके गुणों का अध्ययन की ओर अग्रसर होते हैं। आप बीजगणित को रोचक और उपयोगी पाएंगे। ये समस्या को हल करने में अति उपयोगी रहता है। आइए अपना अध्ययन के सरल उदाहरणों द्वारा प्रयोग करें। मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे जब 7th 8th में पढ़ोगे ना तो वो क्वेश्चन आए हुए हैं। माछी तिल्ले से बने प्रतिरूप। अमीना और सरिता माछी के तिल्ले से प्रतिरूप बना रही है। उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को सरल प्रतिरूप बनाने का निर्णय लिया। अमीना 2 तिल्ले लेकर अक्षर एल बनाती है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया। तो एल के लिए समझ कितना चाहिए? 2। फिर सरिता 2 तिल्ले लेकर, याद करो यही क्वेश्चन ABCD वाला आया था, सीक्वेंस पकड़ने वाला है। अब देखो ये 2, अब यहाँ पे देखो यहाँ 2 तिल्ले की जरूरत थी, अब यहाँ पे कितने की जरूरत है? 4। अब यहाँ पे 3 L बनाने के लिए कितनी चाहिए? 6। तो एक आइडिया पकड़ो, 2 × 1 L, 2 × 2 L, तो 2 × 3 L। समझ में आया? तो ये सिखा रहा है यहाँ पे। तो पूछ लेगा 7 बनाने के लिए, 7 L बनाने के लिए कितना चाहिए? तो स्वाभाविक सी बात है, तो 7 बनाने के लिए कितना चाहिए? 2 × 7, तो 14 चाहिए तिल्ले। ठीक है, और जो पूछ ही लिया, तभी उनका मित्र अप्पू आता है। वो इस प्रतिरूप को देखता है और अप्पू सदैव प्रश्न पूछता रहता है। वही लड़कियों से पूछता है कि 7 L बनाने के लिए कितनी तिल्लियों की आवश्यकता पड़ेगी। अमीना और सरिता सुचारू रूप से कार्य करती है। 1 L, 2 L, 3 L इत्यादि से बनाती है और सारणी बना लेती है। तो 7 के लिए देखो 14 जरूरत पड़ी। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट निकालो कैसे पकड़ा, वो चीज़ ध्यान रखना। ये सीक्वेंस पकड़ने वाला याद करो, 2022 में है ना, दो क्वेश्चन आए थे। क्या दिखाने के बाद चार्ट से देख लेता हूँ। चार्ट उसमें क्या देखो, सोचो बनाए गए एल की संख्या कितनी है? 1, तो कितनी तिल्लियाँ चाहिए? 2। तो अब कॉन्सेप्ट लगा लो। अब जैसे 2 L बनाने के लिए 4, तो एक सीक्वेंस पकड़ में आ गई ना, तो इसके मतलब 7 L बनाना है अपने को। तो तिल्लियाँ कितनी चाहिए? हमेशा दुगनी चाहिए, तो 14 तिल्लियाँ चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कितनी भी निकाल सकते हो आप। अप्पू की सारणी 1 से उत्तर प्राप्त हो जाता है। 7 L बनाने के लिए 14 तिल्लियों की आवश्यकता होगी। सारणी में लिखते समय अमीना अनुभव करती है कि आवश्यक तिल्लियों की संख्या बनाए गए L की संख्या 2 गुनी है, इसलिए आवश्यक तिल्लियों की संख्या 2 × L की संख्या। तो 7 L की संख्या चाहिए, तो 7 × 2, ऐसे ये फॉर्मूला बन गया। आइए सुविधा के लिए L की संख्या के अक्षर n लिखें। एक L बनाया गया, n = 1, 2 L बनाए जाते हैं, तो n = 2। इसी n में कोई प्राकृतिक संख्या रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया, तिल्लियों की संख्या 2 × n। अब n में कुछ भी रख के अपन देख लेते हैं, तो वो चीज़ें आती रहेगी। अब तुम इसमें कुछ भी रख लो, n का मान बराबर कितने में रख लो, उस आ जाए। बोल रहेगा 100 L बनाने के लिए, तो 2 × 100 कितना आ जाएगा? 200। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया। तो यही होते हैं बीजीय गणित। अब ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर। एक चर की अवधारणा। उपरोक्त उदाहरण में हमने L के प्रतिरूप बनाने में आवश्यक तिल्लियों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक नियम ज्ञात किया था। तो आवश्यक तिल्लियों की संख्या 2n होता है। यह n L के प्रतिरूप की संख्या n के मान 1, 2, 3, 4 हो सकते हैं। आइए सारणी पुनः 1 देखें। सारणी में n का मान बढ़ता जाता है, इसलिए परिणामस्वरूप आवश्यक तिल्लियों की संख्या बढ़ती जाती है। n चर क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि वो बदल रहा है बार बार। n = 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हो। इस मान स्थिर नहीं है, या कोई भी मान 1, 2, 3, 4 ले सकता है। हमने आवश्यक तिल्लियों की संख्या के लिए चर n का प्रयोग करके नियम लिखा है। शब्द चर का अर्थ वह वस्तु जो विचरण करती है अर्थात बदलती है। चर का मान स्थिर नहीं है, यह विभिन्न मान ले सकता है। हम चरों के बारे में और अधिक सीखने के लिए माचिस के तिल्ले से बनाए गए प्रतिरूप के अन्य उदाहरण को देखेंगे। अब ये ध्यान से समझना, इसमें कितनी तिल्लियाँ यूज हो रही है। जब एक सी बना रहे हैं, जब अपन 3 हो रही है, तो वापस से तिल्लियों की संख्या, अभी फॉर्मूला बनाना खुद से, ये चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा? कितना चाहिए? 3 × 1 वो चाहिए। ठीक है, तो इसको n ले लेंगे अपन। अब पूछ लेगा 8 के लिए कितना चाहिए, तो 8 को यहाँ पे रख दो, 8 के 24। समझ में आ गया कैसे फॉर्मूला बना? तो ये देखो कितनी तिल्लियाँ चाहिए। 8 का देखो मैंने बोला था 24 आ गए, तो ये फॉर्मूला अपने को प्राप्त हो गया। कुछ भी पूछना हो पता लग जाएगा अपने को। आवश्यक तिल्लियों की संख्या 3 × n हो जाएगा। ठीक है, अभी तक देख लो, इसमें भी नॉर्मल वही है, 1, 2, 3, 4, तो 4 × n। अब इसे ऐप बनाने के लिए आपको मिलते जाएगा। ठीक है, चरों के और उदाहरण।
हमने एक चर को दर्शाने के लिए अक्षर एन का प्रयोग किया। राजू पूछता है हम एम क्यों नहीं कर सकते हो, कोई एन कोई विशेष बात नहीं, किसी भी अक्षर का प्रयोग किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, एक चर को दर्शाने के लिए किसी भी अक्षर एम एल पी एक्स वाई जेड का प्रयोग किया जा सकता है। याद रखिए एक चर वह संख्या जिसका मान स्थिर नहीं होता। उदाहरणतः संख्या 5 या 100 का कोई भी अन्य दी हुई संख्या एक चर नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट मान होता है, फिक्स मान होता है, ये बदलता नहीं है। पर ये वेरिएबल होते हैं, बदलते रहते हैं, इसके मान स्थिर है। इसी प्रकार त्रिभुज के कोणों की संख्या का मान स्थिर है जो 3 है, ये एक चर नहीं है। एक चतुर्भुज कोणों की संख्या 4 है, स्थिर है, ये भी एक चर नहीं है। परंतु उपरोक्त उदाहरण से हम देखते हैं कि n एक चर है, क्योंकि n का विभिन्न मान अपन ले सकते हैं। अब देखो ये अच्छे क्वेश्चन जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछे भी हैं। स्कूल की बुक स्टोर से विद्यार्थी अभ्यास पुस्तकें खरीदने गए। एक अभ्यास पुस्तक का मूल्य 5 रुपये है, तो मुन्नू 5, अपू 7 और सारा 4 अभ्यास पुस्तकें खरीदना चाहती है। एक विद्यार्थी बुक स्टोर में अभ्यास पुस्तकें खरीदने के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। ये इस बात पर निर्भर करेगी विद्यार्थी कितनी अभ्यास पुस्तकें खरीदना चाहते हैं। विद्यार्थी मिलकर एक सारणी बनाते हैं। अब ध्यान से समझना, पुस्तकों की संख्या 1, कुल रुपये 5 रुपये, अगर 2 चाहिए तो 10, ऐसे करके मल्टीपल, तो m × 5m हो जाएगा, क्योंकि एक पुस्तक का मूल्य कितना 5, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ऐसे बन जाएगी वो। तो कुल मूल्य रुपये बराबर 5 × वांछित अभ्यास पुस्तकों की संख्या कितनी चाहिए। अब जितनी चाहिए होगी आप उतना ले सकते हैं। अब देखो ये है, आइए एक और उदाहरण ले। किसी स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाने के अवसर पर बच्चे मुख्य अतिथि के सम्मुख सामूहिक ड्रिल का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इस प्रकार खड़े किए जाते हैं कि एक पंक्ति में 10 बच्चे रहे। इस ड्रिल में कितने बच्चे भाग ले सकते हैं। अब सोचो कि एक पंक्ति में कितने रहेंगे, 10 लोग रहेंगे। बच्चों की संख्या पंक्ति की संख्या पर निर्भर करेगी। अब एक पंक्ति में स्वाभाविक सी बात है कितने हैं बच्चे, 10 बच्चे, तो स्वाभाविक सी बात है 10n आ जाएगा। अब जितना पंक्तियाँ होगी उतने बच्चे बढ़ते जाएंगे। यदि एक पंक्ति है तो बच्चों की संख्या 10 है, 2 है तो 20 है, 30 है, ऐसे करके r लिख लो, कुछ भी ले लो, तो ये बढ़ता जाएगा n का मान, उतने बच्चों की संख्या बढ़ती जाएगी। अभी तक हमने जितने उदाहरण देखे हैं उनमें एक चर को एक संख्या से गुणा किया गया है, परंतु विभिन्न स्थितियाँ ऐसी भी हो सकती है कि जहाँ संख्या को चरों में जोड़ा जाता है या चरों में घटाया जाता है, जैसा कि नीचे दिखाया जा सकता है। सरिता कहना है कि उसके कंचों के संग्रह में अमीना के कंचों के संग्रह से 10 अधिक कंचे। अब देखो इस टाइप के यूपीएससी में क्वेश्चन आए हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, और ये सब इसी चैप्टर से होंगे, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद करो क्वेश्चन 10 रुपये उसके पास दिए, उसको दिए, इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी में, वो इसी से होता है। अभी इंपॉर्टेंट है। सरिता कहना है कि उसके कंचों के संग्रह में अमीना के कंचों के संग्रह से 10 अधिक कंचे। अब देखो यही इसी लैंग्वेज पे क्वेश्चन आया यूपीएससी में। यदि अमीना के पास 20 कंचे हैं तो सरिता के पास कितने होंगे, 30 कंचे हो गए। यदि अमीना के पास 30 कंचे तो सरिता के पास 40 कंचे होंगे। हमें ज्ञात नहीं कि अमीना के पास कितने कंचे हैं, उसके पास कंचों की संख्या कुछ भी हो सकती है, परंतु हमें जानते हैं कि सरिता की कंचों की संख्या अमीना की कंचों की संख्या का 10 अधिक है। तो अपन क्या करेंगे, इसके जो संख्या x मान लेंगे, तो x + 10 हो जाएगा। हम अमीना की कंचों की संख्या को x से दर्शाएंगे, और x एक चर है तो यहाँ पे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता हो, ठीक है। तो x + 10 हो जाएगा, तो ये व्यंजक बन जाएगा एक। तो x धन प्लस 10 पढ़ा जाता है, इसका अर्थ है कि x का मान 20 है, ठीक है। तो x + 10 का मान 30 होगा। यदि x का मान 30 है तो उसका 40 होगा। तो ये चीज़ बहुत नॉर्मल चीज़ है, आपने, पर मैं फिर बता रहा हूँ, ये इस लैंग्वेज पे क्वेश्चन आते हैं x मानने वाले। व्यंजक x + 10 को और अधिक सरल नहीं किया जा सकता। x + 10 को 10x, भ्रमित ना हो, ये भिन्न भिन्न है, याद रखना, ये नहीं बनाना है, ये बनाना है, वो तो मल्टीप्लिकेशन में आता है। 10x में x को 10 से गुणा किया जाता है, और x + 10 में 10 को x में जोड़ा गया है। इसकी जांच कुछ और मान लेके भी कर सकते हैं कि दोनों अलग अलग आते हैं। अब देखो राजू बोलो 2 भाई है। अब देखो ये मेरा कहने का मतलब कि ये चैप्टर अब कितनी जगह आपको काम आएगा, ये एज निकालने वाले में तुम्हारे काम आएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चीज़ याद रख लेना। राजू और बालू 2 भाई हैं। बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है, ठीक है। बालू जो है राजू से 3 वर्ष छोटा, तो ये बालू हो गया, नहीं ये राजू है, ये बालू है। बालू राजू से 3 वर्ष छोटा है। अगर राजू 15 वर्ष का है तो बालू 9 वर्ष का है। अगर राजू 15 वर्ष का तो 9 वर्ष का नहीं, चलिए 3 वर्ष छोटा है ना, तो 12 वर्ष का होगा ना। हमें राजू वर्तमान आयु ज्ञात नहीं है, इसका मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए x राजू की आयु है, तो ये कितने हो जाएगी, x - 3। तो वह कहता है x एक चर है, यदि राजू का आयु वर्ष x है तो बालू की आयु जो है x - 3 होगी। तो व्यंजक क्या हो जाएगा, x - 3, x का ऋण माइनस पढ़ा जाता है, जिसे आप आशा करेंगे। x का मान 12 है तो x - 3 का 9, x का मान 15 है तो 12 होगा। तो यहाँ गलत दी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना। इसके अपन x मानेंगे, तो अभी बोला कि जो बालू है राजू से 3 साल छोटा है, तो 3 साल छोटा है तो x - 3, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन कर लेना।
ठीक है। तो ये नॉर्मल चैप्टर था, पर आगे इसका एप्लीकेशन आएगा। अब देखो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सब जगे हुए हो या सो गए? जगे हुए हैं सर। समझ में आ रहा है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है यूपीएससी के उससे। नहीं रुक जाओ, मैं इससे अच्छा है कि ज़्यादा भागने से अच्छा है कि मैं तुम लोगों का ना क्वेश्चन करवा देता हूँ, ज़्यादा वो बढ़िया है। रुक जाओ, वो कर लेंगे चैप्टर, इसको कर लेंगे। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ तुम लोगों को, रुक जाओ। आज अपन एक नया चैप्टर, मैं इधर से भी करवाऊंगा तुम लोगों से। जीव साइंटिस्ट यूपीएससी वाला छोड़ देता हूँ, करवा देता हूँ एक बार। मैं चाह रहा हूँ कि उधर से करवाऊँ ज़्यादा ज़्यादा। जीव साइंटिस्ट क्वेश्चन भी करवाऊंगा तुम लोगों से। अब मैं फिर बता रहा हूँ, 6, 7, 8 एनसीईआरटी अगर अच्छे से पढ़ लिया ना, तो मोस्टली आप मैथ के 50% क्वेश्चन बना लोगे। 50% से ज़्यादा, 50% नहीं, उससे ज़्यादा। ये डायरेक्ट इक्वेशन मिलेगा आगे आपको। चलो 12वां बनाओ, 13वां बनाओ, और ये वाला बनाओ, 10वां बनाओ, और ये भी बनाओ 11वां। ये सारे बनाओ ये। ठीक है, बनाओ ये क्वेश्चन। ये इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ ही नहीं है। जो आपने अभी तक पढ़ा उसके बेस पे बन जाएंगे सारे क्वेश्चन। आवाज आ रही है? हाँ बोलो। मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या? जी अभी आ रही है, अभी आ रही है सर। तो मैं बोल ही नहीं रहा तो उस टाइम। तुम लोग इतना टाइम लगा कैसे लेते क्वेश्चन में? ये सबसे इजी क्वेश्चन है सर। 12 वाले का आंसर आ गया। आगे भी बनाओ।
सर 11 नंबर क्वेश्चन दिखाना पूरा। सर हो गए सारे हो गए। इसमें 13 वाला क्वेश्चन दिखा दो। 13 वाला क्वेश्चन इसमें 13 आ रहा है। हाँ ठीक है, हो गए। मतलब क्या हेलो और कैसे से हुआ? बोलूं? एक मिनट। चलो आंसर बताओ फटाफट, बताओ ना कि ना। सर 10वें का है डी। 10वें का डी आया है और क्या बात, गलत। आगे 11 का ए। ठीक है। 12 का ए। ठीक है। 13 का सी। ठीक है। 14 का डी। ठीक है। अब ये क्यों गलत हुआ? क्या करना था सर, मैंने इसमें सीरीज बनाई है। अरे सीरीज नहीं, देखो 40 × 60 को गुणा करो 2400, इनको गुणा करोगे 2400, इनको गुणा करोगे 2400, इनको गुणा करोगे 2400, तो भाई 80 × कब आएगा? 30 से गुणा करोगे तब 2400 ये आएगा। तो गुणाई क्यों करना है सर? अरे आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज। अरे डायरेक्ट ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है अभी आगे। एक मोटर गाड़ी के मालिक ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर अपने मासिक पेट्रोल को उपभोग कम कर दिया। कीमत उपभोग संबंध इस प्रकार है। कीमत है 40 रुपये पर लीटर, तो मासिक उपभोग करे तो 60 लीटर। ठीक है, तो टोटल कितना भाई, स्वाभाविक सी बात है, मासिक उपभोग लीटर में कर रहा था 60 लीटर, तो 1 लीटर का इतना पैसा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2400 रुपये खर्च कर रहा था। तो भाई वो अपना उतना ही रहता है। यदि कीमत बढ़कर 80 रुपये प्रति लीटर हो जाए तो उसे अनुमानित वो फिक्स है, वो कॉन्स्टेंट यूज कर रहा है। जब 50 रुपये प्रति लीटर हो गया तो देखो अपना मासिक उपयोग कम कर दिया, तो ये भी 2400 होगा। 2400 रुपये ही खर्च कर रहा है। फिर 60 × 40, तो ये भी कितना हो जाएगा? 2400। जब कीमत 75 रुपये हो गई तो ये और कम कर देगा, तो 75 × 32 करोगे तब भी ये भी 2400 ही आएगा। अब हो गया 80, तो 80 को भाई सब 2400, उसको पैसे 2400 रुपये ही खर्च करने हैं, कॉन्स्टेंट रखना उसको। ठीक है, ये है कारण उसका। देखो ये क्वेश्चन जो है, जो आज अपन पढ़े थे उससे होगा। चलो ठीक है, ऐसे कल तुम लोगों को देना ही है टेस्ट, छोड़ो। चलो आ जाओ एनसीईआरटी पे। अब 8th क्लास की एनसीईआरटी कल खोल के रखा ही था अपन, है ना। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। 5 मिनट रेस्ट कर लो, ठीक है। तो 8 बजे शुरू करते हैं, ठीक है। पानी वानी पी के आ जाओ, 8 बजे शुरू करते हैं फिर।
चलो शुरू करते हैं। कहाँ भाग गए लोग? तो 8th क्लास के एनसीईआरटी करेंगे और कल तक इसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। दो मिनट और वेट करते हैं। चलो शुरू करते हैं फिर अब, ठीक है। 12वीं कथन कैसे कवर कैसे, देखो ये चैप्टर मोस्टली जो है हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं उनके लिए है। फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें जो वो इम्पोर्टेंट मैं बता दूंगा जो काम की है। तारीखें कितने महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में खोए रहते थे। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यही कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबा हुआ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए। और जैसे हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ही ऐसा रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं तो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात का हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झाँकते हुए अपने जहन में ये सवाल उठा सकते हैं कि रेलवे निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप ये जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे उस समय लोगों की जानकारी कैसे मिलती है। अब देखो ये जो इस टाइप के चित्र रहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं इसमें क्या दिया है। ब्राह्मण ब्रिटेनिया का शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र। 1782 में रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो इसे भारतीय संस्कृति रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। आगे देखो, ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमानों पर नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी जुबान पर चढ़ गया था। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इस तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए कोई भी तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए ये बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती है। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं कि जब एक खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। तो फिर लोग इतिहास की तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को इतिहास माना जाता था। इतिहास राजा महाराजा और उनकी नीतियों के बारे में होता था।
इतिहासकार ये लिखते हैं कि वे कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, उसने कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, वह कब मरा और उसने बाद में कौन कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं की निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा कि अब वो इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों, दूसरे सवालों के बारे में लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देने लगे लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाज़ारों तक फैले थे, कैसी तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे, संस्कृति समाज किस तरह से बदला। मतलब ये अभी तक कोई भी इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है जो अपने को लगे, ठीक है। यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लायक। विज्ञापनों से पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों को लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियाँ चलन में आई। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनॉट की पदवी दी गई थी। ये सब कोई काम की नहीं है, ठीक है। अभी तक इसमें कुछ भी नहीं मिला जो काम का है। ये चैप्टर मैं फिर बता रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं हाईलाइट कराऊँ चाहोगे तो बस उसी को पढ़ के भी स्किप कर लेना आगे। जब अभी तक तो इसमें कुछ ऐसा मिला नहीं है अपने को। कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हमने जो भी तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। आवाज़ आ रही है ना? सब लोग हो ना यहाँ पे? हाँ सर, आ रही है आवाज़। ठीक है। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है तो अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते हैं और आखिरी वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं। अलग अलग अध्याय में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, वेलेस्ली, बेंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिट्टन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग, इरुन के बारे में भी पढ़ते हैं। देखो यहीं से क्वेश्चन बना तब की बात। इस इतिहास में गवर्नर जनरल और वाइसरॉय कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहा है। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। ये ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों को विषय बन जाता था। क्या हम उसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते थे? गवर्नर जनरलों की इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी की इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी की पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है कि हमें इतिहास के एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वो महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, इसलिए हमारी नई तिथियाँ महत्वपूर्ण। मतलब ये देखो यूपीएससी जो मतलब इसीलिए देखो ना यूपीएससी ज़्यादा फैक्चुअल स्टेटमेंट ये जैसे पीसीएस में पूछता वो नहीं पूछता है, यही रीज़न है। अभी देखो वारेन हेस्टिंग 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताब में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनी में उनकी गौरव गाथाओं, तस्वीरों से उनके भव्य व्यक्तियों को उभारा गया। ठीक है, बस ये इतना याद रखो कि बस ये पहला गवर्नर जनरल बना था 1773 में, बस और कुछ काम की नहीं। गतिविधि आप अपनी माँ या परिवार के सदस्य से बात करें, छोड़ो कोई मतलब नहीं। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी। अब ये देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये किताब किसने लिखी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो बस इसे याद रखना। पर मोस्टली यूपीएससी क्वेश्चन कभी फॉरेन राइटर को लेकर पूछा नहीं है, पर मैं भी सम पूछ ले, ठीक है। तो थोड़ा बस इतना से याद रखना, बस और कुछ नहीं इसमें। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा है। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया है। क्या आपको भारतीय इतिहास समझने की इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम उन समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का राज चलता था।
यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बेर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इसकी धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन पहले से सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन दो सारे दौरों में कोई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? तो मतलब समाज बातें बहुत गलत उन्होंने लिखा है ऐसा, इसलिए कि भाई ये चीज़ें देखने का तरीका बहुत नेगेटिव है। किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते तो इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीके पर कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों के एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेज द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास का आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की अपनी समस्या है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की समझ भी पश्चिम से आई है। पश्चिमी आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहाँ आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की अवधारणाओं को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसे कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहास इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अभी तक इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। जो मैंने 1-2 हाईलाइट कराया बस वो था, कोई काम का नहीं है। औपनिवेशिक क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों, राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था और समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये सब भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य, मान्यता और पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तो तरीकों में क्या बदलाव आए। जब तक एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। कोई मतलब नहीं है, लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया। हम किस तरह जानते हैं भारतीय पिछले 2.5 साल की इतिहास लिखने इतिहास का कौन कौन से शर्तों के इस्तेमाल। ये मैं बता रहा, ये जो जिसका हिस्ट्री ऑप्शनल हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल अपने लिए कोई काम का नहीं है ज़्यादा। गृह विभाग को भेजी गई एक रिपोर्ट। सन 1946 में भारत सरकार की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनमें से कुछ नमूने इस प्रकार है। बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया कि सेना जहाज़ों दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। कराची, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अन्य संदेशवाद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी, कोई मतलब नहीं है। विशाखापट्टनम, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में और जहाँ कहीं हिंसा नहीं हुए। जहाज़ों और प्रतिष्ठान में सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव कुछ सिपाही काम ना आए। कोई मतलब नहीं है, फालतू का सारे चीज़ें ये। ठीक है, अभी तो कोई भी ऐसा कुछ ज़्यादा में नहीं मिला इस चैप्टर में। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों को एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजी की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद वो चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है और उन पर विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजी को यह भी लगता है कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्हें सभी शासकीय संस्थानों का अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपनी रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे स्थान भी बनाए गए। तो ये वर्ड देख लेना, IKV को अभिलेखागार भी बोलते हैं। ये हाईलाइट कर लो बस। 19 सदी की शुरुआत में प्रशासन के शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहाँ जिला अधिकारी द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देशों को सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेज सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की इन संस्थान कितना भारी महत्व था। तो ये थोड़ा ये ध्यान रखना कि कब बनाता है, उस दशक में बना था, बस इसी रखा। उन्हें कुछ
कुशन वीसी के माहिर लिखते थे। कुशन वीसी या सुलेखन वैसी ऐसे लोग होते थे। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या होता है वर्ड, इस टाइप यूपीएससी बहुत बार पूछता है। लोग कहते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। अब ये देखो ये वर्ड पूछ लेगा, अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, ये चीज़ रख लेना। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी। इस तकनीक के सारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाही को दस्तावेज कई प्रतियां बनाई जाने लगी। अभी शरीफे का पौधा 1770 का दशक अंग्रेज द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूने उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती है, उससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है, ये कोई मतलब नहीं। संरक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान संरक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों को विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसके सही ढंग से जानना जरूरी होता है। 19वीं सदी की शुरुआत पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहास में फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी के शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके, व्यवसाय के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण किया गया, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्व सर्वेक्षण और मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि इसके दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। अधिकतर रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड के इस विशाल भंडार में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात का नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि सारे सरकारी रिकॉर्ड है। अब सोचो उस टाइम देखो ये कैसे चित्र बनाए हैं। बंगाली मानचित्र सर्वेक्षण कार्य चल रहा है, जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई ये तस्वीर है। ध्यान से देखिए, सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खासतौर से जोर देना चाहता है। अब देखिए 1857 के विद्रोह के बारे में बताया गया है। तस्वीर बहुत ध्यान देखना चाहिए, आप उनसे हम चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज द्वारा तैयार की सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर नीचे देखा जाता है, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। ये कोई मतलब नहीं, इंसानों खाने लायक नहीं है। अखबार देखिए विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों को पता चलता है। 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। ये कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार से सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन से खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे खबर दूसरे पुलिस थानों पर पहुंची तो वहाँ पे पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था कि पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे में जानवर तक नहीं खा सकता। ये कोई मतलब नहीं है। आगे देखो, इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बात के लिए किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड से हमें समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाई की क्या वजह थी। इन बातों जानने के लिए हमें और कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनको भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज में लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्रा और यात्रियों के संस्मरण महत्वपूर्ण, लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी, नेता और सुधारकों ने अपने विचार को फैलाने के लिए लिखा, कवि और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इनसे हमें पता नहीं लग सकता कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करते हैं हम इस बारे में जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ोगे आपको ये बात समझ में आने लग जाएगी। ठीक है, कोई इसमें ऐसा काम का चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, फिर बता रहा हूँ, मैंने 1-2 चीज़ें बताई थी बस, और वो था। अब देखो यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। अब ये देखो, ये स्टार्ट होता मॉडर्न हिस्ट्री का यहाँ से। 9-10 में ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री वाला पार्ट है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, उसमें 1-2 चैप्टर ही है जो पढ़ाने हैं मुझे, तो फटाफट करवा दूंगा मैं। ठीक है, अब आओ, मुगल बादशाह में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह था। उन्होंने वर्तमान भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदारों और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र रूप में नहीं रह सके। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक स्थिति पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। क्या आप जानते हैं अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे। यहाँ के इलाकों पर कब्जे में उनकी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी ऐसा कैसे हुआ कि एक दिन वे इस विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। इस अध्याय में आप देखेंगे ये कैसे हुआ।
अब देखो ये इंपॉर्टेंट, अब एक चीज़ यहाँ से जो आएगी, डायग्राम जो दिया है, कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ तो, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों के महत्व बना हुआ था। जब 1857 ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हो गया तो विद्रोही ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। तुम्हें पता है इसको रंगून भेज दिया जाता है, जो आज का म्यांमार है, वहीं पे इसकी मस्जिद है, मतलब जो क्या बोलते हैं। ठीक है, अब देखो 18 सदी में भारत तक आने वाले रास्ते कौन से थे। अब जो ध्यान से देखना है, उस टाइम मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, कैंटोन, जो चाइना वाला जो क्षेत्र है, ब्रिटिश आइसलैंड यहाँ से है, तो ये है केप ऑफ गुड से होके आता है वो। ठीक है, तो इसे याद रखना। पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर अर्थात इजाज़तनामा हासिल कर लिया था। तो ये बहुत बार यूपीएससी नहीं और एग्जाम में पूछा गया, जिससे कंपनी को पूरे से व्यापार करने के अधिकार मिल गया। इस इजाज़तनामे का मतलब यह है कि इंग्लैंड के कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होल्ड नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी, वहाँ से सस्ती कीमतों पर चीज़ें खरीद कर उन्हें यूरोप में ऊँची कीमतों पर बेच सकती थी। कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनी से प्रतिस्पर्धा कोई भय नहीं था। उसे जमाने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न हो तभी वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमतें बेच सकती थी। तो वाणिज्य क्या होता है, एक ऐसा वैश्विक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदकर और ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के लिए जरिए मुनाफा कमाया जाता है। तो नॉर्मल वर्ड है, लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिमी तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते थे, तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। वे गोवा में अपने ठिकाने बना चुके थे। पुर्तगाली खोजी यात्री वास्को डी गामा ने की, जो 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग का पता लगाया था। 7वीं शताब्दी की शुरुआत डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावना तलाशने लगे थे। कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए। समस्या यह थी, सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, क्या क्या यहाँ से वो होता था एक्सपोर्ट। ठीक है, और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी का भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। तो ये याद रखना, भारत से क्या डिमांड थी, इस टाइप क्वेश्चन पूछा। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाजारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे मिलने वाला मुनाफा गिरने लगा। अब इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने के यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को खत्म कर दें। लिहाजा बाजारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारिक कंपनियों के बीच लड़ाई की शुरुआत कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता, कोई सी एक कंपनी दूसरी कंपनी के जहाज डुबो देती, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती। यह व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रोका जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंदी करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति एक दूसरे से अलग रखकर कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। आइए देखिए कैसे हुआ। फरमान क्या होता है, एक शाही आदेश। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है। पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली नदी के किनारे से हुई थी। बीच याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस जमाने में फैक्टर कहा जाता था। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था, याद रखना। यहाँ पर उसके दफ्तर थे जिसमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला, कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकार बसने के लिए प्रेरित किया। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गाँवों की जमींदारी भी खरीद ली। इनसे एक गांव कालीकत्ता था, बाद में कलकत्ता बना। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर लिया कि वह कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी कर दे। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने में लगी हुई थी। उदाहरण के लिए औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला था। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते उन्हें ये छूट नहीं थी, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूल बहुत कम हो गई। इसे भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों ना करते। तो मद्रास के जहाज़ों से सामान लाती स्थानीय नौकाएं विलियम सिम्पसन द्वारा बनाए गए चित्र, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव
व्यापार, देखो कठपुतली क्या होता है, ये खिलौना होता है जैसे आप धागों के सहारे अपने हिसाब से नचाते हैं। जो व्यक्ति किसी और के इशारों पर चलता है उसे भी मजाक उड़ाने के लिए अक्सर कठपुतली कहा जाता है। अब देखो व्यापार से युद्ध तक, अब देखो इसके लिए बता रहा हूँ। अब जैसे और आप कोई बुकें पढ़ोगे, कोचिंग वाले पढ़ोगे, बहुत ज़्यादा फैक्ट दिए रहते हैं, ये फलाना ढिकाना में, फिर तो यूपीएससी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए अपने ज़्यादा इस पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए। इसमें जो यही चीज़ दी है उतना ही कर लो। 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उसी समय दूसरी क्षेत्रीय ताकती स्थिति भी ऐसी थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ये सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया। व्यापार के अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे। उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किले बंदी के बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत कमज़ोर पड़ रही है। कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी और नवाबों उनके अधिकारों को अपमानित करने का प्रयास किया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फूल सकता है जब सरकार सुलूक हटा ले। कंपनी की इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का पुनर्निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते हुए अंततः इन टकराव की परिणति प्लासी के प्रसिद्ध युद्ध में हुई थी। अब देखो इसमें दिया है प्लासी का युद्ध, इसीलिए यूपीएससी ने पूछा है इसके बारे में। क्या आप जानते हैं कि प्लासी का यह नाम किस तरह पड़ा? दरअसल असली नाम प्लासी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़ कर प्लासी कर दिया। इस जगह प्लासी यहाँ पाए जाने वाले प्लास के फूलों के कारण कहा जाता है। प्लास के खूबसूरत लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है जिसके होली पर इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ याद रखना। ये तो ठीक है। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। ठीक है। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब चाहती थी जिसे व्यापारिक रियासतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी ना करे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों से किसी को नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो अपने 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेजी जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी की कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने पर खबर सुनने पर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेना को रवाना कर दिया। इस सेना को नौसैनिक बेड़े का मदद मिल रही थी। इसके बाद नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली। आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर की कारगुजारी भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसने अपने साथ मिला लिया था कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना दिया जाएगा। तो ऐसा ही होता है, जानते हो आप। महान्यायालय ये कक्ष ईस्ट इंडिया हाउस, लंदन हॉल स्ट्रीट, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स की लंदन स्थित लैंडनॉल स्ट्रीट पर बने ईस्ट इंडिया हाउस में बैठक होती थी। ऐसे एक थोड़े को काम का नहीं है। सिराजुद्दौला ये था। संपत्ता का शोषण। इंग्लैंड के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की शासकीय महत्वाकांक्षाओं में संदेह और अविश्वास देखते थे। प्लासी की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सम्राट के मुख्य विदेश मंत्री विलियम पिट को 7 जनवरी 1759 के कलकत्ते से चिट्ठी भेजी थी। लेकिन इतनी विशाल सत्ता एक वाणिज्यिक कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं खुद ये सोचकर अभिभूत हूँ कि इन समुद्र रियासतों पर पूरा कब्जा हासिल करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अब मैं फैसला आप पर छोड़ता हूँ कि क्या सालाना 20 लाख स्टर्लिंग की आमदनी और 3 प्रांतों का कब्जा कोई ऐसी चीज़ है जिस पर इतना शोर मचाना उचित हो? प्लासी जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बना। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद से बिना लड़ाई लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या जरूरत थी। जल्द ही कंपनी को एहसास होने लगा कि ये रास्ता अभी भी आसान नहीं है। कठपुतली नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्होंने भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना पड़ता था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने इस कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई हुई। 1764 में इसको भी हराना पड़ा।
उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाना पड़ा। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी चुकाने थे। कंपनी अपने सैनिकों के खर्चों से निपटने, व्यापारिक जरूरतों तथा अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए और पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब कंपनी के इरादे बदल चुके थे। कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभव को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान लिया कि अब वो खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवान मिलने के कारण कंपनी का बंगाल के विशाल राजस्व पर संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले में खरीदनी पड़ती थी। इसकी वजह ये थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ ही नहीं थी। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी और बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की जरूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे कंपनी अपनी खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किले और दफ्तर निर्माण को लागत उठा सकती थी। ये है कि भारत की चीज़ों से लौटा गया भारत को। नवाब की शिकायतें। 1733 में बंगाल के नवाब ने इंग्लिश व्यापारियों के बारे में यह कहा था। जब वे पहली बार हमारे देश में आए थे तो उन्होंने सरकार के सामने विनती करते हुए कहा था कि उन्हें एक फैक्ट्री बनाने के लिए थोड़ी सी ज़मीन दे दी जाए। उन्होंने वह ज़मीन तो मिल गई, पर उन्होंने तो वहाँ मजबूत किला ही खड़ा कर डाला। इसके चारों तरफ गड्ढे बना दिए जो नदी से जुड़ते हैं। दीवारों पर उन्होंने न जाने कितनी तोपें तैनात कर दी। उन्होंने बहुत सारे सौदागरों अन्य लोगों को अपने मातहत रहने के लिए तैयार कर लिया और वह 1 लाख रुपये राजस्व वसूल कर रहे हैं। वे असंख्य औरतों को और मर्दों को उनके ही देश में गुलाम बनाकर लूट खसोट कर रहे हैं। तो सोच रहे हो हम अंग्रेज कितना दिमागदार थे कि यहीं के लोगों को यूज़ करते उन्होंने देश को गुलाम बना दिया। कंपनी के अफसर नवाब बन बैठे। नवाब बनने का क्या मतलब था? इसका मतलब एक मतलब तो यही था कि कंपनी के पास अब सत्ता और ताकत थी, लेकिन इसके कुछ और फायदे भी थे। कंपनी का हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीवन जीने की ख्वाब देखने लगा। प्लासी युद्ध के बाद बंगाल के असली नवाबों को इस बात के लिए बाध्य कर दिया गया कि वे कंपनी के अफसरों को निजी तोहफों के तौर पर जमीन और बहुत सारा पैसा दें। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा कर ली थी। 1743 में जब वह इंग्लैंड से मद्रास अब चेन्नई आया था तो उसकी उम्र 18 साल थी। सोचो 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद हमेशा के लिए भारत से रवाना हुआ तो उसकी दौलत थी, सोचो इतना पाउंड, कितने करोड़ों रुपए कमा लिए के बराबर थी। दिलचस्प बात यह है कि गवर्नर के दूसरे कार्यकाल में उसे कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम सौंपा गया था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद में उसे खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर सफाई देनी पड़ी। सरकार को उसकी अकूत संपत्ति के स्रोत संदेहास्पद लग रहे थे। उसे भ्रष्टाचार के आरोप से बरी तो कर दिया गया, लेकिन 1774 में उसने आत्महत्या कर ली। कंपनी के सभी अफसर क्लाइव की तरह दौलत इकट्ठा नहीं कर पाए। बहुत सारी बीमारी और लड़ाई के कारण कम उम्र में ही मौत का निवाला बन गए। इसके अलावा उन सभी भ्रष्ट और बेईमान मानना भी सही नहीं होगा। इन्हें बहुत सारे अफसर साधारण परिवार से आए थे। उनकी सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि वे भारत में ठीक ठाक पैसा कमाएं और ब्रिटेन लौटकर आराम की ज़िंदगी बसर करें। जो जीते जी धन दौलत लेकर वापस लौट गए, वहाँ उन्होंने आलीशान जीवन जिया। उन्होंने वहाँ के लोग नवाब कहते थे। यह भारतीय शब्द नवाब का ही अंग्रेजी संस्करण बन गया। उन्हें लोग अक्सर नए अमीर और सामाजिक हैसियत में रातों रात ऊपर उठने लोगों के रूप में देखते थे। नाटकों और कार्टून में उनका मजाक उड़ाया जाता था। मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा मेंस के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हो, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। क्लाइव खुद को कैसे देखता था? सांस्कृतिक समिति के सामने सुनवाई के दौरान क्लाइव ने कहा था कि प्लासी की लड़ाई के बाद उसे जबरदस्त संयम का परिचय दिया। आइए देखिए उसने क्या कहा। उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां प्लासी की जीत ने मुझे ला खड़ा कर दिया था। एक ताकतवर राजा मेरे इशारों पर चल रहा था। एक संपन्न शहर मेरी दया पर था। उसके सबसे दौलतमंद महाजन मेरी एक एक मुस्कुराहट के लिए एक दूसरे की गिरबान खींच रहे थे। मैं ऐसे खजाने के बीच से गुजर रहा था जो सिर्फ मेरे लिए खुले हुए थे। वो एक तरफ सोना और दूसरी तरफ जवाहरात थे। अध्यक्ष महोदय में अपने इस संयम को देखकर खुद हैरान हूँ। आ जाओ, कंपनी का फैलता शासन। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दी। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यवसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना, उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतर मामलों में भी दखल देने लगे। अगर राजा कौन होगा, वह किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे।
कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक सिंधी की थोप दी, इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। जो रियासत उस बंदोबस्त को मान लेती थी उस पर स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए उसे कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते तो उन्हें जुर्माने तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेजेली ने गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी सौंपने के लिए मजबूर किया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इससे आधा पर हैदराबाद के कई इलाके छीने गए। इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। 2018 में भी क्वेश्चन आया था। अपने बेटे और ब्रिटिश रेजिडेंट के साथ खड़े नवाब सिराजुद्दौला टिल्ली कैपिटल द्वारा बनाए गए चित्र। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब सिराजुद्दौला के ज़्यादातर अधिकतर छीन लिए गए, लेकिन यहाँ पर रेजिडेंट के सामने अपनी चिर परिचित शाही शान और शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। रेजिडेंट की ताकत क्या थी? अब देखिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट। निषेधाज्ञा मतलब निर्देश, अधिनिष्ठ का मतलब दब्बोपन। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्मल समझ जाओगे। यूपीएससी ऐसा नहीं पूछता है, ऐसे वर्ड पूछता जो आप मोस्टली उसको कोरिलेट नहीं कर पाओ। रेजिडेंट की ताकत क्या होती है? कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध शास्त्रीय और राजनीतिक दर्शन जेम्स मिल ने कहा था। दरअसल रेजिडेंट रियासत का राजा होता है, हमें उसे हस्तक्षेप की मनचाही निषेधाज्ञा के तहत काम करने की छूट देते हैं। अब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफी भी काम करता है, जो चीज़ें आराम से चलती रहती है। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसी रास्ता अपनाता है तो उसे जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल-पुथल पैदा हो जाती है। कुछ ही नहीं, फालतू काम है। टीपू सुल्तान दिया है, इसीलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। टीपू सुल्तान शेर मैसूर। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर को उदाहरण से बात समझी जा सकती है। हैदर अली शासनकाल 1761 से लेकर 1782 और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान 1782 से लेकर 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाह से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापार से घनिष्ठ संबंध विकसित किया और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में कानौलिस के सामने पेश किया जा रहा है, जिन्हें हम द्वारा बनाया गया चित्र। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठा हैदराबाद के निजाम और कंपनी के संयुक्त फौजों हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेजी संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उनके 2 बेटों को अंग्रेजों के बंधक के रूप में अपने पास रख लिया गया। ब्रिटिश चित्रकारों के ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मजा आता था कि जिनमें अंग्रेजों की सत्ता विजय दिखाई देती थी। तो ये चीज़ याद रखना, कब कौन सा युद्ध हुआ था, कब कैसे। ठीक है, अब मैं बता, टीपू इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूपीएससी क्वेश्चन पूछा। श्रीरंगपट्टनम की संधि पूछा। सुल्तान के कदमों से अंग्रेज आग उगला हो गए। उन्होंने हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना कुछ ना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों 4 बार जंग हुई, 1767 से 1769, 1780 से 1784, 1790 से 92 और 1799। श्रीरंगपट्टनम के आखिरी जंग में कंपनी सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडिया राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर शाही संधि थोप दी गई। टीपू का खिलौना। यह टीपू के विशालकाय मशीनी खिलौने की तस्वीर है। इसमें यह नकली शेर एक यूरोपीय सिपाही को दबाए हुए। जब इसका हैंडल घुमाया जाता था तो नकली शेर दहाड़ता था और सिपाही के भीतर से चीखे की आवाज़ आती थी। अब यह खिलौना शेर लंदन स्थित विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम में रखा है। 4 मई 1799 को जब अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज इसे खिलौने को अपने साथ ले गए। टीपू की कहानियाँ। राजाओं की छवि अक्सर जनश्रुतियों से भी बनती है। प्रचलित किस्सों में उनकी ताकत का खूब यशगान किया जाता है। 1782 मैसूर के राजा बने टीपू सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि एक बार वे अपने फ्रांसीसी दोस्त के साथ जंगल में शिकार खेलने गए थे तो वहाँ एक शेर उनके सामने आ गया। उनकी बंदूक ने मौके पर साथ नहीं दिया और कटार भी जमीन पर गिर गई। फिर भी टीपू ने निहत्ते ही शेर का मुकाबला किया और आखिरकार कटार उठा ली। अंत में उन्होंने शेर को मार गिराया। इसी के बाद उसे उन्हें शेर मैसूर कहा जाने लगा। उनसे राष्ट्रीय झंडे पर भी शेर की तस्वीर होती थी। देखो, कन्फेडरेसी मतलब गठबंधन होता है। मराठों से लड़ाई। अब देखो, 18वीं शताब्दी के आखिरी से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश के शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया।
उन्होंने कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों के बागडोर, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशिक हाथों में गई। ये सारे सरदार एक पेशवा सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कन्फेडरेसी राज्यमंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिरी दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। एक के बाद एक कई युद्धों से कंपनी ने मराठा को घुटने टेकने मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालाबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803-1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित कई भूभागों अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठा की ताकत पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरी भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। लॉर्ड हेस्टिंग है ये, और एक कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की स्मृति बनाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनके बारे में। सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग 1883-1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनके अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। यह सोच बाद में अंग्रेजों की अनेक नीतियों में दिखाई देती है, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए जब अंग्रेजों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में छोटे राज्य के कब्जे लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए। 1824 में उन्होंने गिरफ्तार किया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिए। प्रतिरोध के दूसरे कई उदाहरण आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। 1830 के दशक में अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिमी भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां प्रत्येक शासन स्थापित कर लिया। 1840 में सिंध भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी और यहाँ महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी कंपनी की दाल नहीं गलने दी। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद रियासत के साथ दो लंबी लड़ाई हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब को अधिग्रहण कर लिया। मोस्टली जैसे आप और जो पढ़ते हो वहाँ पर बस इन्होंने बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में दिया है ताकि बच्चों को ज़्यादा फैक्ट ना रटना पड़े। महाराणा रणजीत सिंह का दरबार है, संबलपुर के वीर सुरेंद्र साय का चित्र। अब देखो ये सब, अब देखो ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, क्या हो गया। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा हुआ। विलय नीति अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848-1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय की नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस ना हो तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग के हिस्सा बन जाएगी। इसी सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 और झांसी 1854 में अंग्रेजी हाथों में चलेगी। इस पर याद रखने का तरीका एक सजना, सतारा, ठीक है, और ये हो जाएगा झांसी, यहाँ पे आगे कुछ आएगा, मतलब इसे आप फिर ट्राई करो कुछ बना लो। जैसे सतारा ऐसा है, ये संबलपुर है, तो ये हो गया उदयपुर, ये नागपुर हो गया, ठीक है, झांसी हो गया। तो ऐसे करके SSU करके कुछ बना सकते हो ट्रिक, तो याद रहता है। आखिरकार ये क्वेश्चन आया हुआ मैं फिर बता रहा हूँ। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि अवध को जनता के नवाब के कुशासन से आज़ाद करने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए अवध पर कब्जा करने को मजबूर है। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया उसे देखकर लोगों को गुस्सा भड़क गया और अवध के लोग 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। अब देखो भारत 1797 में ऐसा था, मतलब ब्रिटिश शासन का अधीन क्षेत्र इतने ही थे ओनली, ठीक है। अब देखना कैसे फैलाव होगा। 1797 में 1840 तक ये स्थिति थी। ओनली 40 साल में देखो कितना काबू कर लिए, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। अब देखो 1857 तक देखो ये पूरा इधर आ गए। और इसी से रिलेटेड यूपीएससी 2021 में क्वेश्चन आया था, दशक के रिलेटेड पूछा था उसमें।
काजी का मतलब क्या होता है? एक न्यायाधीश होता है। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय के एक न्यायाधीश जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इस व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। महाभियोग, जब इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स किसी व्यक्ति के खिलाफ दुराचरण का आरोप लगाया जाता है तो उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स संसद का ऊपरी सदन में उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, उसे महाभियोग कहा जाता है। अब देखो, मैं फिर बता रहा हूँ कि चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक दी है, ऐसा नहीं कुछ भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है आपके जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछे वो सारी चीज़ें दी है। नई शासन की स्थापना, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने अहम भूमिका अदा की। वारेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। हर एक शासक गवर्नर के पास होता था, सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था, ये चीज़ याद रखना। वारेन हेस्टिंग ने कई प्रशासकीय सुधार किए, न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खासतौर पर उल्लेखनीय थे। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होगी, फौजदारी अदालतें और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। और फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे, ये चीज़ याद रखना। वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा आजी पोलार्ड द्वारा चित्र 1789 में। जब वारेन हेस्टिंग 17 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्क ने उस पर बंगाल की शासन सही ढंग से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग पर मुकदमा चलाया गया जो साथ। तो ये याद रखना, इस टाइम इंपॉर्टेंट है। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र के अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानून की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। इस भिन्नता को खत्म एक करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानून का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन.बी. हालेड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1733 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत और सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई थी। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा था, जैसा कि से पता चलता है कि उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों को धारावाहिक सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया, जिसने पुराने सत्ता केंद्र को आगे ढकेल दिया। यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ, बहुत पुराना, मतलब कि कलेक्टर के किसके शासनकाल में किसने शुरू की। मैं सबके सूत्रों और उसके प्रोडक्ट पर महाभियोग चला रहा हूँ। वारेन हेस्टिंग के महाभियोग की कार्रवाई के दौरान एडमंड बर्क, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, किसकी रिपोर्ट के आधार पर वारेन हेस्टिंग पे आरोप चला था। एक उत्तेजनापूर्ण भाषण दिया जिसका एक हिस्सा इस प्रकार था: मैं उनके हेस्टिंग के ऊपर भारत के लोगों की ओर से महाभियोग चला रहा हूँ, जिनके अधिकारों उन्होंने पैरों तले रौंद दिया और जिनके देश को उन्होंने रेगिस्तान बना दिया। अंत में मानव स्वभाव के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, हर उम्र के नाम पर, हर ओहदे के नाम पर, सबके साझा शत्रु और सबके उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूँ। अभी देख लो, सवार पद घुड़सवार होता, मस्केट अभी इंपॉर्टेंट है, पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक। मैचोलॉक क्या होता है? शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद की माचिस से चिंगारी दी जाती थी। धर्मशास्त्र संस्कृति ऐसी कहती है जिनमें सामाजिक तौर तरीकों पर आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। धर्मशास्त्र इसे पूर्व 500 वर्ष से पहले लिखे गए थे। कंपनी की फौज, कंपनी के साथ भारत में शासन सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, सवार मतलब घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित व्यक्ति, ये दृष्टि शीर्षित करो और टेस्ट करो तो उसमें है। और पैदल सेना थी, उन्होंने तीरंदाजी और तलवारबाजी प्रशिक्षण किया, मतलब तीर चलाना। सेना में सवार का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्होंने पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेजी अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द में सिपाही से बना, या आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मस्केट, तोड़दार बंदूक और मैचलॉक से लेस होते थे। कंपनी की सेना की सिपाहियों की बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। कंपनी के लिए काम करने वाले की बंगाल के सवार एक अज्ञात भारतीय चित्रकार द्वारा बनाया गया। मराठा और मैसूर के साथ युद्धों के बाद कंपनी को घुड़सवार टुकड़ियों को मौजूद करने की अहमियत समझ में आने लगी। छोड़ो, 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में भी कभी कभी समस्या भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जातीय समुदाय की भावना को नज़रअंदाज कर देते थे।
भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतना आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन, इस बात का एहसास में जब बदलाव आ रहे थे उनके सिपाही ने किस तरह देखा? 1857 के विद्रोह में सिपाही को इसी दुनिया की झलक दिखाता है जो अध्याय 5 में पढ़ेंगे। निष्कर्ष क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। जब तक समुद्र मार्ग से भारत में पहुंचने 6-8 समय लग जाता था, भाप से चलने वाले जहाज़ों ने 3 हफ्तों में समेट दिए। इसके बाद ज़्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 में भारतीय उपमहाद्वीप 63% भूभाग पर और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया। देश के शेष भूभाग पर आबादी कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को नियंत्रण में ले चुकी थी। तो ये क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। कल अपन इसे आगे से यहाँ से पढ़ेंगे। तो मैं फिर बता दूँ, देखो बहुत मतलब सिस्टमेटिक वे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी और वहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, मैं फिर बार बता रहा हूँ। तो ये चीज़ याद रखो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है? सो गए क्या सब लोग? नहीं पूछना। चलो ठीक है, तो फिर कल पढ़ेंगे आगे, ठीक है। और मैथ का काम कर लेना, कल कंप्लीट करवा दूंगा मैं ठीक इस है। क्लास।